आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम फिर से रिपीट करते हैं। तो वो टॉपिक है वीसीपी। जो भी स्टाइल जो भी टेक्निक कह लो जिसको मैं यूज करता हूँ वो है आपका वीसीपी। वीसीपी होता है आपका वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, इसको कहते हैं अपन वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। अब इसमें पैटर्न का मतलब तो समझ ही रहे हो, चार्ट में ऐसा पैटर्न वैसा पैटर्न बनना, वो वाला पैटर्न हो गया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होना? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब सब कुछ छोटा होता जा रहा है। सब कुछ जो आपका है मतलब कुछ भी चीज छोटा होता जा रहा है तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस में मूवमेंट। जैसे कि प्राइस ऐसे ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो ये होता है आपका वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, ये जो मतलब ऊपर नीचे का मूवमेंट है ना, इसको कहते हैं अपन वोलेटिलिटी। यानी कि स्टॉक में वोलेटिलिटी है, स्टॉक में मूवमेंट है, इसमें खरीद बेच हो रहा है, तो ये होता है आपका वोलेटिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? पहले देखो यहां से बाइंग हुई ऊपर गया, स्टॉक सेलिंग हुई नीचे हो गया, फिर यहां से बाइंग हो गई, फिर सेलिंग, फिर बाइंग सेलिंग, ऐसे करके धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि बाइंग एंड सेलिंग कम होती जा रही है और एक जगह पे जाके ऐसा स्टॉक बचेगा जहां पर बायर और सेलर या तो एकदम बराबर है या तो बहुत कम है। ठीक है, तो ये होता है आपका वॉलेटिलिटी जो है, यानी कि जो आपका बाइंग सेलिंग का मूवमेंट था, जो ये स्विंग था, ये कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसमें क्या एक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसमें अगर आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाते हो, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि दिन में कितना खरीद बेच हो रहा है, स्टॉक में कितने लोग घुसे निकले, ठीक है, मेजोरिटी कितने लोग घुसे हैं, वो आपका वॉल्यूम रहता है ओवरऑल। ठीक है, इसमें क्या है, वॉल्यूम लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता जाएगा। अब डिक्रीज क्यों होगा? देखो मान के चलो यहाँ पर एक स्टॉक खुला, ठीक है, एक स्टॉक आज लिस्ट हुआ, आईपीओ आया, कुछ भी हुआ, यहां से फिर लोग ने बाई करना स्टार्ट कर दिया, बाई किया बाई किया बाई किया, फिर लोग कहते हैं कि भाई ओवर वैल्यू हो गया कुछ भी हो गया, फिर यहां से सेल होना स्टार्ट हुआ। सेल होते होते नीचे मान के चलो ये 10 रुपए पे खुला था स्टॉक, ठीक है, ये 100 रुपए तक गया, 100 रुपए तक गया, 100 रुपए तक जाने के बाद देखो यहाँ पर लगा कि नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ये 50 रुपए तक गिरा है। ठीक है, वैसे इतना नहीं गिरता लेकिन 50 रुपए तक गिरता है। 50 रुपए में वो लोग सोचते हैं कि भाई देखो इतना स्टॉक 50 रुपए तक गिर गया है, अब यहाँ से तो ऊपर जाएगा, कंपनी अच्छा उठा लेते हैं, लोग उठाना स्टार्ट करते हैं, फिर स्टॉक ऊपर मूव करता है। अब ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर लोग सोचते हैं कि भाई 80 रुपए पहुंच गया, क्या पता 100 पहुंचते पहुंचते गिर जाए, पिछला ऑल टाइम हाई पहुंचे या ना पहुंचे, तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, सेलिंग। फिर यहाँ पर मान के चलो 70 रुपए पे आ गया, 70 रुपए पे उठा लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर 75 में बेचना स्टार्ट किया। तो ऐसा करते 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 एक जगह पे जाके स्टॉक जो है कंसोलिडेट होता है। यहाँ की बायर्स भी यहाँ नहीं है, सेलर्स भी नहीं है, एकदम कम है। ठीक है, डेली बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन कम क्वांटिटी में हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जब स्टार्ट हुआ था वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, लोग बहुत खरीद बेच रहे थे, फिर धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता गया वॉल्यूम कम होता गया, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन भी कम हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम लेफ्ट से लेकर राइट तक कम हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और यहाँ वोलेटिलिटी का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पर आपका वॉल्यूम का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वॉल्यूम इधर से लेकर नीचे मतलब उस लेफ्ट से लेकर राइट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये है आपका वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर जिस भी दिन बायर एंट्री ले लेता है, जिस भी दिन कोई सा भी बायर यहाँ पर आके एंट्री ले लेता है, स्टॉक फट के ऊपर चला जाता है और उसी को कहते हैं ब्रेकआउट। जब भी स्टॉक अपने पुराने हाई से ऊपर चला जाए ना, उसको कहते हैं ब्रेकआउट। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स अपना जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई टूट जाता है ना, यहाँ पर जैसे ऑल टाइम हाई टूट गया, उसके बाद यहाँ पर अपना पोजीशन बनाता है। अपन क्या करते हैं, अपन थोड़े स्मार्ट लोग हैं, अपन ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, अपन थोड़ा नीचे बाय कर लेते हैं, अपन एकदम ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल होता है ना, ये पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट वीक जो जो स्टॉक्स थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था एलिट बैच के साथ, तो उसमें से भाई देखो मैंने आपको कहा था ना, जेंटेक हो गया, डिफेंस सेक्टर में आ गया, अपन ने आरबीएनएल में करा था बुकिंग, है ना। तो यहाँ पर देखो जेंटेक का मैं अगर दिखाऊं, सॉरी जेंटेक में अगर आपको दिखाऊं, जेंटेक, ठीक है, तो जेंटेक यहाँ पर देखो भाई, जब टूटा, चलो स्टॉक टूटा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर देखो टूटने से पहले कंसोलिडेशन में था ना, और मैंने जिससे भी बाइंग करवाई थी कि मतलब स्टॉक खरीद सकते हो ये, तो ये यहाँ पर मैंने इस दिन करवाया था। देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन पे हम घुसे, कंसोलिडेशन पे रिटेलर घुसेंगे यहाँ और रिटेलर ट्रैप हो जाएंगे, देखो ट्रैपिंग हुई है ना, अपन लेकिन कहाँ घुसे, अपन यहाँ घुसे। जब रिटेलर यहाँ पर घुसने लगे अपन निकल गए थे, दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है।
ये हो गया उसमें। अभी बताओ स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार मेरे को? स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। जिसको भी नहीं दिख रहा उनका आई थिंक नेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो रिटेलर बाद में एंट्री करेंगे, अपन जल्दी एंट्री करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दो तीन एग्जांपल और देता हूं, जो कि देखो लाइव एग्जांपल, अगर बंदे का स्ट्रेटेजी काम करे तभी तो भाई रिजल्ट आता है ना। यहाँ पर पुदुम जी में देखो, पुदुम जी में कहा किया हमने एंटर, हमने यहाँ कंसोलिडेशन में एंटर किया। जिस दिन डोजी बना था हमने खरीदा था, और यहाँ पर देखो भाई इतना बड़ा कैंडल 16% का एक दिन का कैंडल दे दिया, हम बुक करके निकल गए। रिटेलर से एंट्री करेंगे, बेचारे वापस ट्रैप हो गए। तो मैं ना आपको सिखा रहा हूं कि रिटेलर की तरह ट्रेडिंग नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट बन के ट्रेडिंग करना है, और इसके लिए काम आएगा आपका वीसीपी। ठीक है, अब वीसीपी का कैसा बनता है वो आप समझ गए। ठीक है, वीसीपी किस तरीके से बनता है। वीसीपी पहले स्टॉक ऐसे फटेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से रिजेक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो जब भी जहां पर भी आपको यह ऐसा पैटर्न दिखे ना, तो ये है आपका वीसीपी। अभी तक आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये पैटर्न, लसन पैटर्न, बहुत सारा पैटर्न पढ़ा होगा, लेकिन सारे पैटर्न भाई वीसीपी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बहुत अच्छा स्टॉक है, आपने सुना होगा, स्टॉक का नाम है इरेडा। ठीक है, मैंने आपको वीडियो भी बनाया था, आप यूट्यूब पे जाके देखोगे, मैंने इरेडा बनाया था नहीं। अब यहां पर मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, आप क्या बोलोगे, भैया यहाँ पर तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, स्टॉक ऊपर ऊपर भाग रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। फिर कुछ लोग बोलेंगे इसको वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं भाई यहाँ पर कहाँ असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई यहाँ पर तो ऐसे कप एंड हैंडल बन रहा है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर फ्लैग बन रहा है, बुलिश फ्लैग, बुलिश पिनेंट, ये वो पैटर्न बोल देंगे। 10 पैटर्न नाम करने का जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है वीसीपी। मैं दिखाता हूँ कैसे बन रहा है। अब यहाँ पर देखो, स्टॉक भागा, आईपीओ से निकला, भागा, वीकली टाइम फ्रेम है ना, आईपीओ से निकला स्टॉक, सीधा भागा ना, भागा ऊपर तक भागा, फिर क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होते होते ऐसे आया, और यहाँ पर पहला वो बनाया, पहला कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे जैसे बनाते हैं ना, पहला कॉन्ट्रैक्शन बनाया। फिर यहाँ पर इसमें दूसरा कॉन्ट्रैक्शन बनाया। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन बनाने के बाद यहाँ पर तीसरा कॉन्ट्रैक्शन बनाया। देखो वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक घटता जा रहा है। पहले स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, जैसे जैसे अपन इधर राइट में जा रहे हैं तो देखो धीरे 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 वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पर जाके कंसोलिडेशन होने लगा, फिर देखो एक दिन अचानक से वॉल्यूम आया और स्टॉक फट गया, ब्रेकआउट दे दिया वीकली टाइम फ्रेम में। अब रिटेलर क्या करेंगे, रिटेलर बोलेंगे, वीडियो बनाएंगे, इरेडा में हो गया ब्रेकआउट, इरेडा में हो गया ब्रेकआउट, इरेडा में पोजीशन बनाओ। अब यहाँ पर पोजीशन बना के क्या फायदा, हम तो ये वाला कैंडल कैप्चर करके निकल गए। तो यही होता है वीसीपी। वीसीपी आपको बताता है कि कौन सा स्टॉक फटने वाला है। ठीक है, अपन -5% का एसएल लेके चलते हैं, कौन सा स्टॉक फटने वाला है वो बताता है। अब समझ गए ना वीसीपी क्या रहता है। जैसे कि ऐसे स्टॉक ऊपर भागा, रिजेक्शन हुआ, पहला कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर वो ब्रेकआउट देता है स्टॉक। ठीक है, ब्रेकआउट कभी कभी ब्रेकआउट के बदले रिजेक्शन भी हो जाता है थोड़ा, इसीलिए हम 5% ऐसे लगते हैं, क्योंकि हम स्विंग कर रहे हैं। वीसीपी का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वॉल्यूम कम होता है, एट द सेम टाइम जो आपका देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, ये तीसरा कॉन्ट्रैक्शन, कंसोलिडेशन। तो ये जो पहला कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉलेटिलिटी भी कम हो रहा है, वॉलेटिलिटी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। यहाँ पर जो है पहला कॉन्ट्रैक्शन का लो जो होगा वो दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के लो से नीचे होगा, यानी कि जो दूसरा कॉन्ट्रैक्शन बनेगा ना वो पहले कॉन्ट्रैक्शन के लो तक नहीं आएगा, उससे ऊपर ही कॉन्ट्रैक्शन स्विंग बना लेगा। उसके बाद जब तीसरा बनेगा वो सेकंड से हाई होगा, यानी कि हायर लोज लगाते हुए ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, चाहे आप कोई असेंडिंग ट्रायंगल बता तो भाई 10 पैटर्न याद करने का जरूरत नहीं है, 10 पैटर्न का नाम याद करने का जरूरत नहीं है, कितने पैटर्न का नाम याद रखोगे। अब बस ये लॉजिक समझो ना कि यहाँ पर वॉल्यूम डेली कम होते जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ऊपर गया स्टॉक, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ऐसे नीचे आया, फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, लोग खरीद बेच कम कर रहे हैं, बना दूसरा, तीसरा बना, एकदम यहाँ पर वॉल्यूम बायर सेलर कम हो गया, फट गया। ये बन रहा है, वीकली में दिख रहा है, डेली में करोगे तो और अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, पहला लेग बना,
दूसरा बना, तीसरा बन रहा था, ये इलेक्शन की वजह से थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन जैसे तैसे करेक्ट करके इसने बना दिया तीसरा लेग। पहला लेग बना, देखो हायर लो इधर है, दूसरा बना लो, देखो इधर है, तीसरा बना लो, स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन में घुसा, जैसे बायर आया स्टॉक फट के ऊपर निकल गया। ठीक है, स्टॉक फट के ऊपर निकल गया। एक सेकंड क्या होगा, ठीक है, स्टॉक फट के ऊपर निकल गया। अब बताओ कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आगे कंटिन्यू करना है। वीसीपी समझ गए, वीसीपी क्लियर हो गया कि मतलब क्या होता है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, समझ गया ना कि मतलब वॉलेटिलिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे क्यों हो रहा है, वॉल्यूम क्यों इधर से इधर कम हो रहा है, भी समझ गए ना। वीसीपी क्या होता है, ऐसे गया कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पहला दूसरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर ब्रेकआउट होता है स्टॉक ऊपर भाग जाता है। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको इरेडा दे दिया, ठीक है, इरेडा दे दिया। अब इरेडा के बाद क्या रहता है, इरेडा हो गया, ठीक है। अब ये हो गया वीसीपी, ठीक है। अब वीसीपी के बाद एक और चीज आता है जिसमें होता है, बेस्ट चीज क्या होता है पता है, ऐसे स्टॉक भाग गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सीधा कंसोलिडेशन में घुस गया, पहला लेग दूसरा लेग बनने का टेंशन ही नहीं, तीसरा ऐसे सीधा कंसोलिडेशन बन गया। अगर गवारों के भाषा में, मतलब रिटेलर की भाषा में, सॉरी रिटेलर की भाषा में बोलूं तो इनको कहते हैं बुलिश फ्लैग, सुना होगा ना, ऐसे 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 बन गया फ्लैग पैटर्न, सुना होगा फ्लैग पैटर्न। तो ये जो सिंगल डायरेक्ट कंसोलिडेशन बन जाता है ना, उसको बोलते हैं सिंगल लेग वीसीपी, ठीक है, सिंगल लेग वीसीपी कहते हैं। अब अपन ने जेंटेक में जो किया, अपन ने पुदुमजी में जो किया, और अपन ने क्या बोलते हैं कौन से में किया था अपन ने, मैंने आरवीएनएल दिया था, आरवीएनएल में जो किया, और अपन जो तीन मतलब दो तीन स्टॉक जो थे, तो वहां पर बन रहा था सिंगल लेग वीसीपी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे आरवीएनएल हो गया, आरवीएनएल 17% भागा ना, देखो स्टॉक क्या हुआ, ऊपर भागा, ठीक है, पहला स्विंग दूसरा स्विंग हो गया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कंसोलिडेशन में आ गया। कंसोलिडेशन थोड़ा पास में दिखाऊं तो ऐसा बनता है कंसोलिडेशन, एक जोन में ट्रैप हो गया, ना बायर हावी ना सेलर हावी, ठीक है। रिटेलर एंटर करेंगे अब अगले दिन जब मंडे मार्केट खुलेगा ना, रिटेलर यहाँ एंटर करेंगे, अपन कहाँ एंटर किए, अपन एंटर यहाँ किए 9 के पास में एंटर किए और स्टॉक फट गया, अपन ने ये कैप्चर कर लिया, रिटेलर ये कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि रिटेलर वेट करे ब्रेकआउट का, और हम ब्रेकआउट पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो वीसीपी में क्या हो रहा है, देखो वॉल्यूम इधर से इधर घट रहा था ना, ये तो लास्ट दिन वाला वॉल्यूम आया, मैंने बोला ना जैसे बायर आ जाते हैं तो अब वॉल्यूम फटता है, देखो इधर से इधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यस हो रहा है, पहला लेग हुआ हुआ, दूसरा हुआ लगभग हुआ, तीसरा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शन बन रहे हैं, लगभग एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। बहुत लोग बोलेंगे ये फ्लैग बन रहा है, काफी बड़ा फ्लैग बन गया, कुछ भी कहो, लेकिन है तो वीसीपी, एसेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ भी यही बना, इरकॉन में भी यही बना, ठीक है, उसमें भी आरवीएनएल में भी यही बना। देख लो भाई, मैंने तुमको रेलवे का सेक्टर बोला, डिफेंस का सेक्टर बोला, मैंने यही तो पैटर्न देख के बोला था। अब एक चीज रहेगा, मैं एक स्क्रीनर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, स्क्रीनर शेयर करूंगा, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना, यहाँ पर एक स्क्रीनर मैंने सेव कर रखा था, मैंने आई थिंक यहाँ पर पेस्ट करना मैं भूल गया, हाँ नहीं ये नहीं, एक स्क्रीनर मैंने सेव कर रखा था नीतीश भाई वाले चैट पे, तो मैं वो स्क्रीनर आपको दिखाता हूँ, मैंने बनाया था एक, तो ये मेरा स्क्रीनर है, ठीक है, तो एक स्क्रीनर है, ठीक है, स्क्रीनर बनाते हैं, अब कैसे बनाते हैं वो आपको इतना सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो स्क्रीनर में क्या है ना, स्क्रीनर में स्टॉक्स आ गए, अब ये वीसीपी बनने वाले, देखो इरकॉन भी आया था, ठीक है, इरकॉन आया था मेरे स्क्रीनर में, मैंने एनालाइज किया, रेलटेल आया था, देखो यहाँ पर आईआरएफसी आया था, देखो ऐसे ना भाई स्क्रीनर में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो स्क्रीनर में क्या करना है, ध्यान से सुनो, डेली जब आपका मार्केट बंद होता है, ठीक है, 3:30 को आपको क्या करना है, स्क्रीनर पे आ जाना है, स्क्रीनर पे आ जाना है, और स्क्रीनर पे आ जाने के बाद ये पहला पेज इग्नोर मारो भाई, ठीक है, पहले तो इसको चेंज ऐसे कर दो,
ठीक है, चेंज ऐसे कर दो, ऊपर से नीचे होना चाहिए, 10-9 करके कम हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनर पे भाई आ जाओ, ऐसे स्टॉक पे आ जाओ जो 0 से लेकर 3% के अंदर है, उससे ऊपर वाले उससे नीचे वाले नेगेटिव वाले स्टॉक्स नहीं देखने। ठीक है, ऐसे स्टॉक पे आ जाओ। ठीक है, मैंने बोला ना एग्रीकल्चर के स्टॉक्स कुछ बना रहे हैं बहुत सारे भाई, देखो शिपिंग के स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ना भाई तुमको मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स दिख जाएगा। अगर तुमको यहाँ पर एग्रो 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 के स्टॉक्स दिखे ना, या तो तुमको रेलवे 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 के स्टॉक दिखे 2-3% में, तो समझ लेना कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ होने वाला है इस सेक्टर में, इसीलिए ये सारे स्टॉक्स स्क्रीनर में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 3 स्टॉक में आओगे। अब क्या करोगे, अब जिसके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है वो एक एक स्टॉक उठाएगा, यहाँ से ट्रेडिंग व्यू में जाएगा और एनालाइज करेगा। अब जिसके पास वो है प्रीमियम है, वो इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करेगा, सबके पीछे कॉमा करके कॉन्केटिनेट करेगा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग व्यू के वॉच लिस्ट पे आएगा और यहाँ पर सीधा चिपका देगा। जैसे मैंने देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्शन वाले बना रखे, अब मेरे को बार बार जाके स्कैनर से वो नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट में मेरे पास प्रीमियम है ट्रेडिंग व्यू का, तो मैंने डायरेक्ट देखो 200-300 जितने भी स्टॉक्स है मैंने सारे ऐड कर रखे। ठीक है, अब पहले तो देखो हमने वीसीपी डिस्कस कर लिया, जिसमें ऐसा 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 बन रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज एक है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक ही जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, एक फ्लैग की तरह बन रहा है, जैसे झंडा होता है ना वैसे बन रहा है। वो भी वीसीपी है, लेकिन वो सिंगल लेग वीसीपी है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ज्यादा ऐसा वाला स्विंग नहीं हुआ, ऐसा वाला स्विंग नहीं हुआ। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वहां पर हमको पोजीशन बनाना है। अब देखो यार, 2 EMA हम यूज करते हैं बेसिकली, एक होता है 9 EMA और एक होता है 20 EMA। अब ईएमए का मतलब देखो यार, मूविंग एवरेज है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए भी होता है, ईएमए भी होता है। ठीक है, अब ये भाई कैसे कैलकुलेट करता है, देखो नॉर्मली जब भी एनालाइज करोगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे करना है। अब 9 EMA क्या होता है, 20 EMA क्या होता है, देखो 9 EMA मतलब आपका जो पिछला 9 कैंडल से, मैं 9 दिन नहीं बोल रहा हूँ, अगर डेली टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो आपका आपका 9 दिन का कैंडल है। ठीक है, आपका 9 दिन का कैंडल है, तो आपका पिछला 9 दिन का कैंडल कौन से एवरेज से मूव कर रहा है। अब ईएमए और एसएमए में कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन कैलकुलेशन क्या होता है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर पे आओगे, ईएमए लगाओगे, 9 EMA लग जाएगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में आओगे ना, यहाँ पर देखो इंडिकेटर में आओगे, इधर इंडिकेटर पे आओगे, इंडिकेटर पे आने के बाद यहाँ पर देखो एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, ये वाला लगा लोगे, आपका 9 EMA ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर EMA 20, 50, 100 लगाओगे, यहाँ पर आपको 20, 50, 100 और 200 EMA लगेगा। सेटिंग्स में जाके सिर्फ 9 EMA 20 EMA रख लेना, बाकी के 3 डिसेबल कर देना। ठीक है, तो ये 2 EMA लगा के रखना, यानी कि ईएमए क्या बताता है, 9 EMA आपको बताता है कि पिछला 9 कैंडल, अगर डेली टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो पिछला 9 दिन का कैंडल, अगर वीकली टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो पिछला 9 वीक का कैंडल। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम मतलब क्या है, हर एक कैंडल एक दिन का बनता है। वीकली टाइम फ्रेम मतलब क्या है, हर एक कैंडल एक वीक का बनता है। ठीक है, तो पिछला 9 कैंडल आपके कौन से एवरेज में मूव कर रहा है उसको कहते हैं 9 EMA मूविंग एवरेज, और पिछला 20 दिन का कैंडल कौन से एवरेज में मूव कर रहा है वो आपका 20 EMA। और ये जो 9 EMA और 20 EMA, ब्लू कलर का 9 EMA है, रेड कलर का 20 EMA है, ये आपके सपोर्ट जैसा काम करता है। अगर स्टॉक ऊपर भाग रहा है, इसके ऊपर भाग रहा है तो आपका सपोर्ट का काम करता है, अगर नीचे से भाग रहा है तो आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पर देखो स्टॉक भाग रहा है, देखो सपोर्ट लिया 20 EMA पे इलेक्शन वाले दिन, अगले दिन इलेक्शन में रिजेक्शन आया, देखो फिर यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, 9 EMA का सपोर्ट लेते लेते भाग रहा है, तो ये आपका सपोर्ट का काम करता है। और हमको यहाँ पर कंसोलिडेशन में जब भी पोजीशन बनाओ ना, तो आपको यहाँ पर जो है 9 EMA के आसपास सपोर्ट बनाना है। और जहां भाई कंसोलिडेशन में ज्यादा डोजी डोजी बन रहा है ना, तो वहां पर चांसेस है कि स्टॉक ऊपर फट के निकलेगा। ठीक है, क्योंकि डोजी का मतलब होता है बहुत इंडेसिसिव जगह, और डोजी का एक मतलब यह होता है जहां पर ज्यादा डोजी बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर सेलर दोनों एक दूसरे पे हावी नहीं हो पा रहे, दोनों का बराबर का टक्कर चल रहा है। और दूसरा ये मतलब होता है कि जहां पर डोजी ज्यादा बन रहा है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो। यहाँ तो देखो चलो सपोर्ट लेवल है क्योंकि 9 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन डोजी जहां पर बन रहा है वहां पर एक बहुत स्ट्रांग लेवल है, जहां पर ज्यादा डोजीज हो, जितने ज्यादा डोजीज हो उतने स्ट्रांग लेवल है, यानी कि ये आपका बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब भी यहाँ पर ये सपोर्ट में से स्टॉक फटेगा ना, तो यहाँ पर एक ऐसा कैंडल बना के देगा। अब देखो ये वाला पैटर्न था,
इसीलिए अब जब मैं इस बार बैठा था एग्रीकल्चर के स्टॉक्स देखने के लिए, तो यहाँ पर कुछ फर्टिलाइजर के स्टॉक्स थे, जैसे मैंने बोला था ना। तो चंबल देखो, चंबल मान के चलो। अब देखो यार, बाई सेल रिकमेंडेशन तो हो नहीं। अब क्या है, देखो डोजी का मतलब एक ऐसा ऐसा कैंडल है, यानी कि कैंडल बन रहा था, ना तो रेड बना ना तो ग्रीन बना, सुबह जहां खुला था वहीं पर आके बंद हो गया। ठीक है, स्टॉक ऐसे ऐसे बनता है ना कैंडल। अगर ऐसे कैंडल बन रहा है तो ग्रीन कैंडल बनता है तो ऊपर की तरफ बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ तो ग्रीन कैंडल बनाता है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर बने तो रेड कैंडल बनता है। लेकिन अगर स्टॉक यहीं से स्टार्ट करे, सुबह यहीं पर खुला, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन बाद में बंद यहीं पर हो रहा है, तो उसको कहते हैं डोजी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डोजी बन रहा है, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर वीसीपी दिख रहा है तुम लोगों को। देखो अब यहाँ पर देखो, चंबल फर्टिलाइजर में एक सिंगल लेग वीसीपी दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर दूं। यहाँ पर देखो सिंगल लेग वीसीपी दिख रहा है। देखो स्टॉक ऊपर भागा भागा भागा, रिजेक्ट हुआ हुआ, रिजेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एक वीसीपी बनाने का कोशिश कर रहा है। 9 EMA के ऊपर है, 9 EMA के ऊपर है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम राइट से लेफ्ट डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक ऐसे कौन ढूंढ के देगा, स्टॉक आपको स्कैनर ढूंढ के देगा। सेलेक्ट कैसे करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, अब जहां पर देखो आपका अपना पैटर्न बन रहा है, या तो वीसीपी बन रहा है, या तो एक ऐसा वाला पैटर्न बन रहा है, या तो ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये याद रखना, आपका पैटर्न ये है। वीसीपी क्या है, ये है भाई तुम्हारा वीसीपी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो सिंगल कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर 9 EMA है, 9 EMA के ऊपर डोजी डोजी बन रहा है। यहाँ पर दो डोजी के जैसे कैंडल मेरे को दिख रहे हैं लगभग। तो चांसेस है कि यहाँ से अब स्टॉक जो है, जो क्योंकि देखो अब बजट का भी टाइम है, और सारे रेलवे भाग गया, डिफेंस भाग गया, अब एग्रीकल्चर स्टॉक में शायद मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि देखो सेम सेटअप सब जगह पे बन रहा है। देखो चंबल हो गया, चंबल में ये सेटअप देखो, ये बन रहा है। अब चांसेस है स्टॉक यहाँ अपने हाई को टेस्ट करने जाएगा। ठीक है, तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना के जाएगा। चंबल के साथ साथ देखो यहाँ पर एक और एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का ही तो स्टॉक है। मैं यहाँ पर बाइसेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो फर्टिलाइजर स्टॉक है, तो यहाँ पर भी देखो सेम ही सेटअप बन रहा है। स्टॉक ऊपर भागा, भागने के बाद नीचे आया, देखो यहाँ पर सिंगल लेग कंप्लीट करने जा रहा है। तो अगर देखो यहाँ वैसे नीचे आ गया, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ऊपर ही ऐसे बनाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, तो स्टॉक जो है, स्टॉक अब ऊपर भाग सकता है। तो ये है आपका सिंगल लेग वीसीपी। ठीक है, ये आपका सिंगल लेग वीसीपी बन रहा है। एक और स्टॉक तो कौन सा, फर्टिलाइजर के फैक्ट है ना, फर्टिलाइजर कौन सा, त्रिवानकोर वाला स्टॉक था। एक और स्टॉक था फैक्ट। अब यहाँ पर नेटवर्क इशू बड़ा हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, यहाँ पर भी देखो लगभग सेम ही बन रहा है। देखो यहाँ पर भी सेम ही बन रहा है, स्टॉक ऊपर भागा, थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ, अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो बेसिकली भाई अपन क्या कर रहे हैं स्टॉक में, देखो यार स्टॉक लाइफ साइकिल में है ना, स्टॉक लाइफ साइकिल में दो फेज होता है। एक नहीं, दो फेज नहीं, चार फेज होता है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में FII ये सब घुसता है, स्टॉक फिर ब्रेकआउट के ऊपर भागता है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद फिर क्या बोलते हैं, और ऊपर भागता है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, फिर नीचे आता है। अब बताओ यार, स्क्रीन ब्लर हो रहा है, दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सबको दिख रहा है कि ब्लर हो रहा है? क्योंकि वाईफाई का पंगा चल रहा है, इश्यू है, बताओ मेरे को, कंफर्म करो यार कि क्या हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी दो बंदे कह रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर हो गई है, लैगिंग हो रहा है। अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना। रेड लाइन जो है 20 EMA है, और आपका जो क्या बोलते हैं ब्लू लाइन जो है वो आपका 9 EMA है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। अब चांसेस है कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 5 EMA, सॉरी 5 EMA नहीं, 9 EMA के आसपास यहाँ पर एंटर किए है, मंडे को यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद 5% एसएल रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक ऊपर भागेगा या नहीं भागेगा, क्या दिक्कत आ रहा है, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल लेग वीसीपी हो रहा है। अब मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कि वीसीपी और जो सिंगल लेग वीसीपी है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग जब भी स्विंग कर रहे हैं तो देखो यार, हम लोग टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। आपका आपको जो स्कैनर निकाल के देगा ना, जो आपको स्कैनर स्टॉक्स निकाल के देगा, वो भी आपका देगा 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब बताओ कि वीसीपी और सिंगल लेग वीसीपी समझ में आया या नहीं आया। ठीक है,
मैं बता रहा हूँ अब कंडीशन क्या है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ओके, चलो, वीसीपी समझ में आ गया, सिंगल लेग वीसीपी आ गया। अब स्टॉप कैसे ढूंढना है भाई? देखो, मैंने पहला कंडीशन क्या बता दिया कि ये जो स्टॉक्स है, जीरो से लेकर, ये इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, 0 से लेकर 3% के बीच में होना चाहिए। ओके, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, आपका स्टॉक जो है पैटर्न बना रहा होना चाहिए। ऐसा पैटर्न हो, या तो ऐसा कंसोलिडेशन वाला पैटर्न बनाना चाहिए। ठीक है, या तो वीसीपी बना रहा हो, या तो सिंगल लेग वीसीपी बन रहा हो, ये पैटर्न होना चाहिए। ये दूसरा चीज आप चेक करोगे। तीसरा आप चेक करोगे, स्टॉक 9 EMA और 20 EMA के ऊपर भाग रहा होना चाहिए। ठीक है, 9 और 20 EMA दोनों के ऊपर भाग रहा होना चाहिए। ये 3 चीज आपने देख लिया। उसके बाद एंट्री कहाँ बनाओगे? एंट्री बनाओगे 9 EMA के पास में। अगर आपको 9 EMA के आसपास डोजी बनता हुआ दिख गया, या तो स्टॉक 9 EMA पे सपोर्ट लेता हुआ दिख गया, तो वहां पर आप एंट्री बनाओगे। इससे क्या होगा? इससे अगर स्टॉक थोड़ा 20 EMA के आसपास भी जाता है, तो आपका जो 5% वाला एसएल है, उसी के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 9 EMA से काफी ऊपर एंटर करते हो ना भाई, तो स्टॉक एक बार अगर 9 EMA के आसपास सपोर्ट लेने जाता है ना, तो आपका स्टॉप लॉस जो है भाई 5 से 10% बन जाएगा। आप सह नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे आपका स्टॉक जब 10% गिरेगा, आपका लॉस बढ़ जाएगा। इसलिए ट्राई करना हमेशा 9 EMA के जितना करीब है स्टॉक, वहां पर एंट्री लो। इससे क्या है, अगर 9 EMA का सपोर्ट लेने जाए, या तो 9 EMA तोड़ के 20 EMA का सपोर्ट लेने जाए, तो एटलीस्ट भाई आपके वो जो 5% का सहने का क्षमता है ना, वो जो एसएल है, उसके अंदर कवर हो जाए। यानी कि स्टॉक 2-3% गिरे तो 20 EMA तक पहुंच जाए, स्टॉक 4% तक गिरे तो 20 EMA तक पहुंच जाए, स्टॉक 1-2% गिरे तो 9 EMA तक पहुंच जाए। क्योंकि 9 EMA में बाउंस बैक करके ये वापस जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ ना, अभी स्टॉक देखो यहाँ पर एकदम 9 EMA के आसपास है। यहाँ पर मैं एंटर करके रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं 5% एसएल लगा के घुस सकता हूँ। क्योंकि स्टॉक गिरेगा तो 9 EMA तक आएगा, वो मेरे 5% के अंदर आएगा, और 20% तक जाने तक मैं सह सकता हूँ, इतना ज्यादा परसेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ पर हरा कैंडल बन रहा होता, और यहाँ पर मतलब बड़ा हरा कैंडल बना है, यहाँ पर मैंने बाई कर ली ना, तो जब तक यहाँ पर अगर सपोर्ट लेने के लिए अगला दिन आ जाए ना 9 EMA तक, तो परसेंटेज दिखेगा कि मेरा स्टॉक 6% गिर गया, 7% गिर गया, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। तो साइकोलॉजिकली चीजें हो जाती है। तो मेरा ट्राई है भाई, हमेशा मैं जब भी एंटर करूंगा, जब भी 9 EMA के आसपास डोजी बन रहा है, तो यहाँ पर देखो अगले दिन आया ना करेक्शन, रेड कैंडल बना, तो इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। देखो यहाँ पर क्लियरली देखो क्या बना। मान के चलो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था 9 EMA के आसपास, क्योंकि डोजी बन रहा था, मैंने सोचा अगला दिन स्टॉक फटेगा, फटने का कोशिश किया फटने का, फट पाया नहीं फट पाया, फिर यहाँ पर आया। तो एटलीस्ट भाई देखो, जहां पर मैंने एंट्री किया था आया वही ना। मेरा परसेंट तो गिरा, तो भी -1% गिरा होगा, -1% में तो मैं डरूंगा नहीं, है ना। -10% होगा तो तब मेरी फटेगी ना भाई, मेरी स्टॉक 10% गिरेगी। -1% में मैं डरूंगा नहीं। अगला दिन फिर ग्रीन कैंडल बना। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, काफी टाइट जोन है, अब वॉल्यूम भी कम हुआ है। अब यहाँ पर जिस दिन बायर घुसेगा, स्टॉक ऊपर। ठीक है, अब स्क्रीनर में देखोगे ना, जो जो भी स्मार्ट बंदे होगे, जो भी थोड़ा दिमाग चला रहे होगे तुम लोग ना, जब ये स्क्रीनर का ये 3% से लेकर क्या बोलते हैं, 3% से लेकर 0% वाले ढूंढ रहे होगे ना, तुमको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स दिख रहा है। अगर तुमको एक ही सेक्टर के ज्यादा स्टॉक दिखने लगे ना, तो तुमको डाउट हो जाएगा कि कुछ ना कुछ मूवमेंट आ रहा है। मैं यहाँ पर जब स्क्रीनर में पिछला वीक देख रहा था, फ्राइडे स्टॉक्स देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि मेरे को काफी डिफेंस के स्टॉक्स दिखने लग गए, और मेरे को रेलवे के भी काफी स्टॉक्स दिखने लग गए। तो मुझे नहीं पता था भाई, न्यूज तो 2 दिन बाद आया, न्यूज हमेशा लेट आता है। ठीक है, न्यूज वाले जब भी बताते हैं तब तक कांड हो चुका होता है। तो जब भी न्यूज आया उससे 2 दिन पहले मैंने देखा कि भाई, मैंने फिर देखा, पहले देखा रेलवे के काफी सारे स्टॉक्स आ रहे, मैं काफी सारे स्टॉक आते हैं। फिर मैं चार्ट चेक करने चला गया, मैं गया सबसे पहले डिफेंस में, मेरा दिमाग में है जेनटेक, क्योंकि अच्छा कंपनी है। तो मैं जेनटेक में गया, जेनटेक में जैसे गया तो मैं देखने लगा कि जेनटेक में एक पैटर्न बन रहा है, वो जो कंसोलिडेशन वाला पैटर्न बन रहा है ना, तो वो बन रहा था पिछले फ्राइडे। तो मैंने सोचा कि जेनटेक में 9 EMA के आसपास चल रहा है, तो मैं एक एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर था ना स्टॉक, ये तो अभी पिछला वीक का भागा हुआ है। बाकी देखो, जब यहाँ पर मैं देख रहा था तो यहाँ पर ऐसा था जेनटेक, यहाँ पर लगभग इधर किधर था। तो देखा कि 9 EMA के आसपास भी चल रहा है,
और स्टॉक जो है एक लाइन पे काफी अच्छा, कितना खतरनाक कंसोलिडेशन, देखो एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने सोचा डिफेंस का इतना स्टॉक अगर मेरे स्कैनर में आ रहा है और यहाँ पर मैं पोजीशन लेके रखता हूँ, क्या है दिक्कत, 5% ही तो जाएगा मेरे पोजीशन में से, कैपिटल में से नहीं, पोजीशन साइजिंग सिखाऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने रिस्क ले लिया, क्योंकि डिफेंस के काफी सारे स्टॉक्स हैं। अब डिफेंस के तो भाई हर स्टॉक नहीं ले सकता ना, अब मैं अंबानी का बेटा नहीं हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं कि मैं डिफेंस के हर स्टॉक में पैसे लगाऊं। अब मैं पैसे कहाँ लगाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे को दिख रहा है कि डिफेंस के स्टॉक बना रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर के स्टॉक बना रहे हैं, अब अभी फर्टिलाइजर वाले बताए ना कि मैं फर्टिलाइजर वाले भी सेम सेटअप बना रहे हैं, फर्टिलाइजर वाले स्टॉक। अब मैं हर स्टॉक में तो घुस नहीं सकता, है ना, हर स्टॉक में घुस नहीं सकता। तो अब मैं घुसूंगा कैसे? अब अगर मैंने मान के चलो मेरे स्कैनर में चंबल आ रहा है, ठीक है, फॉर जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर चंबल आ रहा है, एनएफएल आ रहा है, फैक्ट आ रहा है, तो और भी भाई मेरे स्कैनर में मान के चलो तुम 300 स्टॉक का स्कैन देख के बैठे हो, 300 स्टॉक में से तुमको शायद 100 स्टॉक में पैटर्न दिखेगा। 100 स्टॉक में से अब कैसे पिक करोगे कि बेस्ट 1 और 2 स्टॉक? तो उसके लिए जरूरी होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। इससे पहले तुमने सीखा होगा कि स्कैनर में जाओ, पीई रेशियो देखो, ये रेशियो वो रेशियो, तो घंटा कुछ देखने का जरूरत नहीं। फंडामेंटल क्या देखना है? कंपनी का सेल्स देखना है, कंपनी का ग्रोथ देखना है, ठीक है, बस यही देखना है। अगर कंपनी कमा रहा है, कंपनी ग्रो कर रहा है, तो कल को पैसा बना के देगा, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अब कैसे देखना है? एक वेबसाइट आता है, ठीक है, एक वेबसाइट मार्केट स्मिथ इंडिया करके एक वेबसाइट आता है, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम लिख लो, तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, marketsmithindia.com। फंडामेंटल के लिए यही स्टॉक, यही मतलब वेबसाइट यूज होगा। लिख लो, लिख लिया? पहले बताओ कि वेबसाइट का नाम लिख लिया? यस 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 लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ। दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा, मार्केट स्मिथ इंडिया, ठीक है, यस यस, मार्केट स्मिथ इंडिया का नाम लिख लो, ठीक है, ओके। अब मार्केट स्मिथ इंडिया में आओगे, अब फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने इस बार पिक किया है चंबल फर्टिलाइजर्स, मान के चलो भाई, लिखो यार, सिर्फ एक बंदे ने यस लिखा है, दिख नहीं रहा क्या मेरा स्क्रीन? हाँ दिख रहा है ना, मार्केट स्मिथ इंडिया लिख लो, काम आएगा। देखो, अब मान के चलो फॉर एग्जांपल चंबल फर्टिलाइजर्स मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब देखो मेरे पास आया चंबल फर्टिलाइजर्स, मेरे पास आया नेशनल फर्टिलाइजर्स। अब मैं भाई कौन सा स्टॉक लूं, कैसे पता चलेगा? अब चंबल में मैं पैसे लगा रहा हूँ, कल को जाके मान के चलो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ, भाई अगर फंडामेंटली अच्छा कंपनी हुआ तो आज नहीं 2-3 महीने में तो पैसा लौटा देगा मेरा, पैसा मेरा डूबेगा तो नहीं, है ना। 2-3 महीने में पैसे, कंपनी में, ऐसी कंपनी में लगाओ, है ना, भले ही स्विंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, कम से कम अच्छी कंपनी में करो, है ना, अच्छे स्टॉक में करो, ताकि पैसे तो ना डूबे कम से कम। तो अब यहाँ पर चंबल देखो, चंबल मान के चलो मैं यहाँ पर गया, देखो एक ऐसा ऐसा सर्च बॉक्स आता है, ठीक है। सर्च बॉक्स में आने के बाद जाओ चंबल फर्टिलाइजर लिखो, लिख लिया चंबल फर्टिलाइजर। चलो नेट थोड़ा स्लो है, पेशेंस अपना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो चंबल फर्टिलाइजर्स लिख लिया। अब सबसे पहले यहाँ आओगे, अब चंबल फर्टिलाइजर्स खुल गया ना, सबसे पहले कहाँ पर आओगे? सबसे पहले आओगे यहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो प्राइस स्ट्रेंथ, यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर सबसे पहले देखो प्राइस स्ट्रेंथ, यहाँ क्या लिखा है? फेयर। 3 कैटेगरी होता है, एक होता है गुड, प्राइस स्ट्रेंथ गुड, एक होता है फेयर, और एक होता है लो। इसका मतलब क्या है? प्राइस स्ट्रेंथ का मतलब कि तुम्हारा स्टॉक कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाता है। अगर जेंटेक का देखोगे ना, प्राइस स्ट्रेंथ आई थिंक 80 प्लस है, 91 समथिंग है, इसीलिए जेंटेक ने जब ब्रेकआउट दिया था ना, एकदम बड़ा कैंडल बना दिया था, इतना बड़ा कैंडल बना दिया था। पुदुम जी का तो भाई A1 फेयर स्ट्रेंथ है, इसीलिए 16% का कैंडल बनाया था। तो यहाँ पर देखना, हमेशा कोई भी स्टॉक चूज करोगे, मान के चलो तुमने आज 6 स्टॉक उठा के देख लिए कि 6 स्टॉक में मेरा पैटर्न बन रहा है, हर एक स्टॉक को बारी बारी आके चेक करोगे। प्राइस स्ट्रेंथ अगर तुम्हारा फेयर या तो गुड है, तभी तुम स्टॉक को कंसिडर करोगे। अगर यहाँ पर प्राइस स्ट्रेंथ पुअर दिख रहा है, ऐसा पुअर पिंक कलर में पुअर दिख रहा है यहाँ पर प्राइस स्ट्रेंथ, ठीक है, मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइस स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा प्राइस स्ट्रेंथ यहाँ पर पुअर दिख रहा है, मारो रिजेक्ट, दूसरा स्टॉक देखो, ठीक है। पहले देखो कि यहाँ पर फेयर बन रहा है, पहला ठीक है, गुड या तो फेयर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं अभी एग्जांपल एक बार दिखाई देता हूँ, जैसे यहाँ पर पुदुम जी देखोगे ना, पुदुम जी जो अभी अपन ने लास्ट वीक लिया था ना, अच्छा रिटर्न दिया था। पुदुम जी का देखो भाई 93 स्ट्रेंथ है, ग्रेट।
यानी कि जब ब्रेकआउट देगा तो बड़ा कैंडल देने का दम रखता है, पुदुम जी के पास वो ताकत है कि जब ब्रेकआउट देगा तो कैंडल, ये वाला जो ब्रेकआउट देखा देखो कितना बड़ा कैंडल बना दिया, तो बड़ा कैंडल बनाने का ताकत रखता है पुदुम जी। अगर यहाँ पर पुदुम जी में पुअर होता तो मैं पुदुम जी की तरह देखता भी नहीं, तो मैं सेक्टर में सिर्फ एक ऐसा स्टॉक देखूंगा सबसे पहले जिसका प्राइस स्ट्रेंथ है, ये पहला चेक पॉइंट है। उसके बाद कहाँ जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे, चार्ट वाइट इग्नोर मारो, कुछ काम नहीं आएगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ देखो, यहाँ पर ईयरली डेटा है, यहाँ पर तुम लोगों का क्वार्टरली डेटा है। अब यहाँ पर क्या देखोगे, ये देखोगे ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी एक एक शेयर में तुमको कितना रुपए कमा के दे रहा है। ठीक है, नंबर देखो, परसेंटेज वर्सेंटेज मारो करे, अपने को परसेंटेज समझ में नहीं आता, अपन एकदम लेमैन है, अपन अनपढ़ है, अपन को सिर्फ नंबर समझ में आता है। तो यहाँ पर देखो कंपनी का सेल्स क्वार्टरली ग्रो हो रहा है, देखो दिसंबर 23, सितंबर 23, जून 23, जून 2023 ग्रो हो रहा है ना, सेल्स ग्रो हो रहा है कंपनी का हर साल। इसका मतलब क्या है, कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है, मतलब कंपनी अच्छा काम कर रहा है, काम कर रहा है ना कंपनी। क्वार्टरली देखो, क्वार्टरली सेल्स बढ़ रहा है, क्वार्टरली ईपीएस बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर क्वार्टरली बढ़ रहा है। ठीक है, 3.36 से 3.94 हो गया, इससे पहले 1.86 था, 1.18 था। तो ईपीएस भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छा कर रहा है। यहाँ पर ईयरली देखो, ईयरली 2022 में इसका ईपीएस 3.4 था, 2023 में 6.26 था, 2024 में 10.34 था। कंपनी तब भागता है जब यहाँ पर एक इस ईपीएस का ब्रेकआउट आता है। देखो यार, अपने पास तो सॉफ्टवेयर नहीं होता, अपन ठहरे रिटेलर, अपने पास इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं होता। जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है ना, ये लोग कुछ डेटा वेटा उठा के डाल देते हैं, तो उनका सॉफ्टवेयर जो है ईपीएस का ग्राफ बना के दे देता है, ऐसा ऐसा करके। तो जहां पर ईपीएस का ब्रेकआउट आता है ना, तो वहां पर हम खरीद लेते हैं, तो भाई कंपनी ऊपर भागते हैं, क्योंकि कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है। अगर वहां पर ब्रेकआउट आ गया, यानी कि डबल ट्रिपल ईपीएस हो गया, तो कंपनी ऊपर भागेगा। लेकिन अपन तो भाई अपने पास इतना एडवांस सॉफ्टवेयर कहाँ है, ये तो बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़े बड़े रिसर्च ब्रोकर्स, इनके पास होता है, अपने पास नहीं है। अपने को क्या देखना है, पहले प्राइस ट्रेंड देख लिया, फिर यहाँ पर आके तुम ईयरली देखोगे अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है नहीं यार, फिर यहाँ पर तुम क्वार्टरली द सेल्स देखोगे, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, क्वार्टरली अर्निंग बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ये तीन चीज तुम आके देखोगे। पहला प्राइस स्ट्रेंथ वाला देख लिया, यानी कि देखो पहले टेक्निकल किया, टेक्निकल करने के बाद पैटर्न ढूंढा, पैटर्न ढूंढने के बाद अब तुम आ रहे हो, यहाँ पर आने के बाद तुमने प्राइस स्ट्रेंथ देखा, प्राइस स्ट्रेंथ देखने के बाद तुमने यहाँ पर ईयरली अर्निंग्स देखा, यहाँ पर तुमने क्वार्टरली मतलब ईयरली ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर, और यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स और क्वार्टरली ईपीएस देखा। अगर कर रहे हैं अच्छा तो कंपनी अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब समझ में आया कि कंपनी अच्छा कर रहा है। अब यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद तुम क्या देखोगे, शो मोर करोगे। यहाँ पर जो प्रोमोटर हो रहा है ना, प्रोमोटर मतलब क्या है, कंपनी के ओरिजिनल मालिक, जिसने कंपनी को खड़ा किया है, कंपनी में इन्वेस्ट किया था पहले। तो वो जो प्रोमोटर है ना, प्रोमोटर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रोमोटर कम हो रहे तो मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ है, वरना अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज हो तो तुम बेच के थोड़े ना निकलोगे। अगर तुम्हारे पास अच्छी चीज है तो तुम उसको पकड़ के रखोगे ना। अगर प्रोमोटर कंपनी में बैठा है तो भाई कंपनी में दम है, इसीलिए प्रोमोटर अभी तक बेच के नहीं निकला है। जो प्लेजिंग प्लेजिंग कहते हैं ना स्टॉक में, प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोमोटर जब स्टॉक को बेचता है ना, तो उसको कहते हैं प्रोमोटर प्लेजिंग, यानी कि प्रोमोटर ने स्टॉक प्लेज कर दिया, स्टॉक बेच दिया। प्लेजिंग का मतलब सीधा भाषा में समझो, वो टेक्निकल वेक्निकल इन सब में मत पड़ो। प्लेजिंग का मतलब होता है बेचना। अगर प्रोमोटर स्टॉक बेच नहीं रहा है तो स्टॉक में कुछ दम है। अब यहाँ पर देखो एफ ने या तो एफ ने इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रखा है। अगर एफ की होल्डिंग नहीं कम हुई ना, मतलब लगभग एवरेज में सेम चल रहा है, पिछला ईयर भी 0.43 था, अभी भी 0.43 था, ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। एफ ने ज्यादा बेच बाच के नहीं निकला है। इंस्टीट्यूशनल है, ये जो है ना, ये तो सारी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है। अपन की तरह रिटेलर थोड़े ना, इनके पास करोड़ों का फंड है। म्यूचुअल फंड ने चलो इन्वेस्ट नहीं किया, इंश्योरेंस नहीं किया, लेकिन एफपीआई ने कर रखा है। ठीक है, एफपीआई ने होल्ड करके मतलब बेचा है या नहीं बेचा है। तो यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कम नहीं हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि स्टॉक में दम है, यानी कि प्रोमोटर ने भी अभी तक नहीं बेचा है ज्यादा, मतलब एकदम होल्ड करके बैठे पहले से, और इंस्टीट्यूशन ने भी पोजीशन बना के रखा है, घटाया नहीं है। तो स्टॉक चलो अच्छा है, वो लोग नहीं घटा रहे तो अपन क्यों हटे पीछे, है ना। अब यहाँ पर ये सब छोड़ो भाई, ये रिपोर्ट रिसर्च लोगों का काम है, अपना काम नहीं है। अपने को सब जल्दी जल्दी करना है, फास्ट फास्ट करना है। अब यहाँ पर आओगे, ईपीएस रैंक देखोगे, इसका पेयर कंपैरिजन, पुदुम जी देखो, स्टार पेपर इसका कंपटीटर है। और यहाँ पर देखो प्राइस स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, पुदुम जी का ज्यादा है। अब पेपर इंडस्ट्री में मुझे पता चल गया था मूवमेंट आने वाला है, मैंने पुदुम जी क्यों पिक किया, देखो 44 का प्राइस स्ट्रेंथ, 49 का प्राइस स्ट्रेंथ, 3 प्राइस स्ट्रेंथ, यहाँ पर देखो 98, सबका बाप पुदुम जी।
बायर डिमांड देखो 93 सबका बार, ईपीएस रैंकिंग देखो बी, चलो बाकी में भी बी है लेकिन बाकी का मैट्रिक देखो ना यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर प्रीमियम लोगे तो शो मोर देख पाओगे, लेकिन यहाँ पर देखो जो भी पेयर टॉप पेयर कंपेयर कर रहे हैं उसमें सबका बाप निकल के है पुदुम जी, इसीलिए हमने पुदुम जी लिया। अब यहाँ पर देखो एस्टिमेट बड़े बड़े स्टॉक का आता है, ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक का यहाँ पर जो रेटिंग होता है ना एनालिस्ट का रेटिंग, कि मोतीलाल ओसवाल ने दे दिया इतना भागेगा, शेर खान ने बोल दिया इतना भागेगा, ठीक है, तो ये सब आता है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक वाला रेड फ्लैग है, ये चलो इग्नोर करने लायक है, यानी कि एनएस एसएम के मतलब एएसएम लिस्ट, एनएससी का जो एएसएम लिस्ट है उसमें नहीं है, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर भाई सारे ग्रीन फ्लैग होने चाहिए तुम्हारे स्टॉक में, ठीक है, ये भी ग्रीन फ्लैग बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर देखो कंपनी में डेब्ट है, नहीं है, ग्रीन फ्लैग है। कंपनी के पास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो मतलब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है नहीं, चलो है, चलो पेनी स्टॉक है कंपनी, नहीं, पेनी स्टॉक में अपन पैसे नहीं डालते, अपन अच्छी स्टॉक में पैसे डालते हैं। प्रोमोटर प्लेजिंग हुआ है, प्रोमोटर प्लेजिंग नहीं हुआ, मस्त स्टॉक है। लिक्विडिटी है, स्टॉक में लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी होना चाहिए भाई, स्टॉक में खरीद बेच होगा तभी तो तुम बेच के निकल पाओगे, अगर खरीदने वाला और बेचने वाला ही नहीं होगा तो तुम तो स्टॉक में घुस के फंस जाओगे ना। अब यहाँ पर इसीलिए लिक्विडिटी होना चाहिए, लिक्विडिटी वाले स्टॉक में ही घुसते हैं अपन। और यहाँ पर देखो डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूशन छोड़ के नहीं भाग रहा है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे तुम्हारे ग्रीन फ्लैग होने चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला चलो फिर भी, लेकिन बाकी सारे जो है आपका ग्रीन फ्लैग होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं चंबल में जाता हूँ, ठीक है, चंबल का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बाकी स्टॉक का नहीं करते, बाकी फंड जो फर्टिलाइजर स्टॉक है उसका आप खुद एनालिसिस करना। चंबल, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ठीक है भाई, पी रेशियो वो रेशियो रेशियो भाई वो रिसर्च एनालिस्ट का काम है, मत घुसो इसमें, अपन क्या, अपन सीधा भाषा समझते, कंपनी कैसा धंधा कर रहा है बस, कंपनी कैसा है कैसा धंधा कर रहा है बस वही देखना है। बाकी ये पी रेशियो, पीबी रेशियो, ये रेशियो वो रेशियो, लसन रेशियो, ये सब जो है भाई रिसर्च एनालिस्ट देखेंगे, अपन तो रिसर्च एनालिस्ट है नहीं, अपन सिंपल इन्वेस्टर है। मैं चंबल में आ गया, प्राइस ट्रेंड देखता हूँ 79 है, अच्छा है प्राइस ट्रेंड, पुअर तो नहीं है, अगर पुअर होता तो मैं निकल जाता, लेकिन यहाँ पर फेयर है, या तो फेयर या तो एक्सीलेंट गुड कुछ भी हो तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन पुअर होऊंगा तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर पैटर्न बन रहा है ना, ये वाला पैटर्न बन रहा है, देखो फ्लैग कहो या कुछ भी कहो पैटर्न बन रहा है। अभी अपन ने ट्रेडिंग व्यू में भी देखा था कि ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर ये वाला पैटर्न ऊपर भागा फिर कंसोलिडेट कर रहा है, बन रहा है पैटर्न बन रहा है, स्ट्रेंथ ठीक है ठीक है। इसका ईपीएस देखो बढ़ रहा है, 2017 18 19 20 करके देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बीच में थोड़ा 23 में घट गया था, फिर देखो 22 में बढ़ गया। ठीक है, सेल्स देखो सेल्स बढ़ रहा है, अभी इस बार का थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट कम आया, सेल्स कम हो गया, ऑन एन एवरेज कंपनी का सेल्स फिर भी चलो ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो, अगर मैं क्या बोलते हैं चंबल और दूसरा स्टॉक में देखो, दूसरा स्टॉक में मेरे को सेल्स अच्छा दिख रहा है तो मैं दूसरे स्टॉक में चांस लेना पसंद करूंगा कंपेयर टू दिस स्टॉक, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो यार कंपनी अच्छा कर रहा है, अब यहाँ पर हो गया बस ये वाला क्वार्टर में थोड़ा कंपनी ने हक दिया, ये वाले क्वार्टर में, ठीक है, बाकी नॉर्मली ऑन एन एवरेज कंपनी अच्छा कर ही रहा है। अब यहाँ पर मैं आऊंगा प्रोमोटर, देखो 2 साल हो गया आई थिंक कंपनी के चंबल वाले को, प्रोमोटर अभी भी बना हुआ है, निकला नहीं, म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पूरा बेच के नहीं निकला है, 6% होल्ड कर रखा, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके दूसरे में डाला है, दूसरी जगह पैसा डाला है म्यूचुअल फंड वालों ने। देखो इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग रखा है, एफपीएस ने भी होल्डिंग बढ़ा दिया भाई, एफपीएस ने तो देखो दिसंबर में इनका 13% का होल्डिंग था, अभी 15% बढ़ा दिया। और यहाँ पर देखो एफआईएस का 0.2 कांस्टेंट है, यानी कि भाई अच्छे बंदे हैं। और एक और चीज देखना मैं बोलना भूल गया था, यहाँ पर जाके देखना कि कोई बड़ा बंदा बैठा है कि नहीं, मेजर शेयर होल्डर में देखोगे ना कि किस किस ने होल्ड करके रखा है, हिंदुस्तान टाइम्स ने होल्ड करके रखा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप ने होल्ड करके रखा है। यहाँ पर अगर कोई ग्रीन टिक वाला बड़ा नाम दिख जाए ना तब तो और मजा आ जाए। कभी कभी तुमको यहाँ पर दिखेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड करके रखा है, और भी किस किस ने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर भाई देखो, अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर बैठा है ना, अच्छा इन्वेस्टर ने स्टॉक होल्ड करके रखा है, तो कॉन्फिडेंस आता है भाई हमको कि भाई इतना बड़ा आदमी ने तो होल्ड करके रखा है, गांडू तो होगा नहीं कि उसने होल्ड करके रखा है, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही रखा होगा, है ना। अब ये रेशियो वेशियो छोड़ो, उसके बाद नीचे आओ, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका भी प्राइस ट्रेंड बाकी के कंपैरिजन में सही है, बायर डिमांड भी बाकी के कंपैरिजन में सही है, ये भी सही है, चलो बाकी के कंपैरिजन में ये सही है। अब यहाँ पर एस्टिमेट इसका भी नहीं दिया, ठीक है, ये भी थोड़ा रेड फ्लैग हो गया एक। बाकी यहाँ पर देखो सारे ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, सारे ग्रीन फ्लैग है।
बस देखना है कंपनी में। देखो मेन तो क्या होना चाहिए, पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए। अपन पेनी स्टॉक चिल्लर वाला पार्टी गेम नहीं खेलते, पेनी स्टॉक में नहीं घुसते अपन। जो कंपनी नुकसान में है ना भाई, उसमें मत घुसो। आप एक कहीं पर पैसे डाल रहे हो तो कुछ ऐसी कंपनी में डालो जो नुकसान में नहीं है, हाई डेप्थ नहीं है। डेप्थ होगा तो भी थोड़ा बहुत होगा, वो चुका देगा कंपनी। एटलीस्ट कंपनी का इतना औकात होना चाहिए कि डेप्थ चुका दे। ठीक है। प्रोमोटर प्लेजिंग नहीं हो रहा है, लिक्विडिटी है स्टॉक में, अच्छा ग्रीन फ्लैग है, तो लिक्विडिटी जहां पर है मैं घुस सकता हूँ, क्योंकि कम से कम बेच के तो निकल सकता हूँ, लोअर सर्किट तो नहीं मारेगा तुरंत, है ना। तो अब ये हो गया, ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मार्केट्स में जाओ भाई, थोड़ा एडवांस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करो। अभी मैं चैट जीपीटी वाले पे भी आ रहा हूँ। ठीक है, अभी एक और कंपनी देख लेते, कौन सा देखेंगे बोलो। मान के चलो कोई भी कंपनी, एक अच्छा कंपनी देखते हैं, चलो रिलायंस इंडस्ट्री देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, वैसे रिलायंस स्विंग के लिए नहीं है, बस फंडामेंटल दिखा रहा हूँ। अब इतना बड़ा कंपनी है, अंबानी जी का कंपनी है ना, तो कंपनी तो डेफिनेटली अच्छा कर ही रहा है। लेकिन अभी अपन इसका फंडामेंटल करके देखेंगे कि कंपनी कितना अच्छा कर रहा है। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है, सॉरी, रिलायंस डेटा सर्विसेज हो रहा है यार भाई, मेरा नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं, वाईफाई बदलना पड़ेगा। तो चलो कुछ और स्टॉक देखते हैं, रिलायंस खुल नहीं रहा। अंबानी जी नहीं चाहते कि मैं उनका स्टॉक एनालाइज करूं। चलो अभी एक और बंदे ने बताया कि जीआरएस एनालाइज करो भाई, मैं, मेरे को तो यहाँ दिखा भी नहीं रहा जीआरएस क्या है। फुल फॉर्म होता तो फिर भी चलो ठीक था, गुजरात गुजरात कुछ भी है। ठीक है, चलो कुछ भी कंपनी देख लेते ना, इरेडा देख लेते हैं, या तो जेनटेक ही देख लो, जेनटेक का ही तो देख लो। जेनटेक अभी देखा नहीं ना, कुतुम जी देखा ना पिछली बार। अरे क्या हो रहा है, एक सेकंड में रुको। या तो नेटवर्क भाई, अपन पेनी स्टॉक नहीं देखते, अपन पेनी स्टॉक का एनालिसिस नहीं करते। पेनी स्टॉक वाला चिल्लर गेम अपन ऐसा नहीं खेलते। एक सेकंड में ना वेबसाइट को क्लोज करके वापस ओपन करता हूँ। मार्केट स्मिथ इंडिया, बाकी समझ गए ना कि क्या है। देखो पेनी स्टॉक पे तो करने नहीं, पेनी स्टॉक पे नीचे तुम्हारा रेड फ्लैग दिखा देगा। जेनटेक, जेन टेक्नोलॉजीज, मेरे को लग रहा है वेबसाइट का कुछ वो हो रहा है, इश्यू हो रहा है। अच्छा आ गया आ गया आ गया आ गया, चलो जेन टेक्नोलॉजीज आ गया। अपन ने खोल लिया जेन टेक्नोलॉजीज। भाई देखो पहले क्या देखोगे, पहले जाने के बाद देखोगे प्राइस स्ट्रेंथ। ठीक है, प्राइस स्ट्रेंथ देखोगे, गुड है, हो गया। भाई मेरे को 10-12 स्टॉक सजेस्ट मत करो, मैं स्टॉक एनालिसिस करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखो यार अभी नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो जो भी है तुम मेरे को 100 स्टॉक भेजोगे, मैं सबका स्टॉक एनालाइज नहीं कर सकता। आप सीखो, आप खुद से एनालाइज करो, मैं सिखा रहा हूँ ना तरीका आपको एनालाइज करने का। जाओ देखो प्राइस ट्रेंड देखो, पहले प्राइस ट्रेंड देख लिया, गुड है, गुड है, ओके, पहला चेक पॉइंट क्लियर। दूसरा जाओ, देखो भाई यहाँ तो ईपीएस क्या बढ़ा है भाई, 4 से लेकर सीधा। जेन टेक्नोलॉजी इस साल क्यों इतना भागा, क्यों भागा भाई, देखो 4 से लेकर यहाँ देखो 188.85 से सीधा 688, इसीलिए तो जेन टेक्नोलॉजी 2023 से 24 के बीच में इतना भागा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ईपीएस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स दबा के बढ़ रहा है, कंपनी अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर ओनरशिप में एफआईडीआई देख लो, होल्ड करके बैठे ये लोग भी। यहाँ पर कौन है, देखो ये मुकुल महावीर अग्रवाल, ग्रीन टिक आ गया ना, ग्रीन टिक आ गया मतलब कोई खतरनाक इन्वेस्टर बैठा है इसमें। ठीक है, देखो टाटा इंश्योरेंस ने होल्ड करके रखा है, और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है स्टॉक में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जेन टेक्नोलॉजीज का भाई देखो ईपीएस रैंक ए, बाकी का देखो ए रैंकिंग है, प्राइस स्ट्रेंथ में ठीक है 65 है, चलो चलता है 65। ठीक है, लेकिन देखो ईपीएस रैंक में ए है, दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में सही है। और यहाँ पर देखो ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग है, पहला वाला उतना कुछ नहीं है, बस वो एनएसएम का लिस्ट में होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ऐसे करना है फंडामेंटल एनालिसिस। बाकियों की तरह ये पी बाई ई रेशियो क्या होता है, ओवर वैल्यूड हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया, करते रह जाओगे ना। देखो पी बाई ई रेशियो तुम कर सकते हो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड देखने के लिए, बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने जाओगे, ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट पढ़ने जाओगे ना भाई, तुम रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बनोगे।
आप तुमको लगता है जो झुनझुनवाला बैठे हैं, राकेश झुनझुनवाला सर, या तो कोई भी इन्वेस्टर है, तो ये सब करते हैं वो लोग कि पीबी रेशियो ये कर रहे हैं, वो लोग रिसर्च एनालिस्ट का रिपोर्ट पढ़ते हैं और सिंपल सा कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों को थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है, पहला स्टॉक देख लिया, मतलब ठीक है, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में तुमने क्या किया, स्टॉक पिक किया, ठीक है, पहले गए स्कैनर पे। अभी मैं पूरा रोड मैप दूंगा कैसे करना, ठीक है। अभी चैट जीपीटी में आ जाते हैं, चैट जीपीटी में कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तुम सर्च करोगे GPT-4, ठीक है, GPT-4, यहाँ आओगे, फिर तुम ऐसे GPT+ में चला जाओगे। भाई जिसके पास प्रीमियम में है, जिसके पास प्रीमियम नहीं है वो भी एनालाइज करेगा। अब तुम जाओगे ये वेबसाइट पे, अब ये वेबसाइट का भी नाम लिख लो, screener.in, ठीक है। screener.in पे जाने के बाद यहाँ पर जाओगे, सर्च फॉर अ कंपनी, सर्च फॉर अ कंपनी में जाने के बाद एक कंपनी सर्च करोगे। कौन सा कंपनी सर्च करे, इरेडा, इरेडा, चलो कोई भी एक रैंडम कंपनी, ठीक है, इरेडा। अब यहाँ पर पी रेशियो, पीबी रेशियो, भाई मेरे को तो इतना देखना नहीं आता, आता है लेकिन देखता नहीं मैं, हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा ना, यहाँ पर एक सेक्शन आता है, ठीक है, चार्ट एनालिसिस ये वो के बाद एक सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में अभी देखो, अप्रैल का कौन कॉल है, जनवरी का कौन कॉल है, 2024 का फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ठीक है। अब प्रॉपर एनालिस्ट क्या करते हैं, प्रॉपर एनालिस्ट करते हैं वो लोग, एक डॉक्यूमेंट आता है 10K करके, ठीक है, एक रिपोर्ट पढ़ते हैं। हेलो हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है कि नहीं आ रही, अपडेट करना, मैं चैट जीपीटी सिखा रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी, हाँ या ना बोलो, आवाज आ रही है ना, ठीक है। अब ये अगर रिलायंस 10K करोगे ना सर्च, तो ऐसा रिपोर्ट आ जाएगा, एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड हो गया क्या, रुको मेरे को देखना, डाउनलोड, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे और तुम्हारा हर एक रिपोर्ट कितने पेजेस का होता है, भाई साहब 134 पेज का रिपोर्ट, पढ़ पाओगे? रिलायंस इंडस्ट्री का अगर एनालिसिस करना है, 134 पेज का रिपोर्ट पढ़ पाओगे? इतना टाइम है तुम्हारे पास? तुम 2 मिनट का वीडियो देखने के लिए आधा वीडियो छोड़ के जाते हो, इतना टाइम है तुम 134 पेज का पढ़ पाओगे? हाँ, आप लोग बताओ मेरे को, 134 पेज, क्योंकि देखो अगर आपने ये पढ़ लिया, 134 पेज का पढ़ लिया, तो आप हो गए रिलायंस इंडस्ट्री के पापा बाप। आप जैसा रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ रखा है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, कि वो लोग आगे क्या करने वाला है, आगे क्या प्लान कर रखा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में है, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस क्या था वो। इतना टाइम नहीं है भाई अपने पास। अब ये कॉन कॉल का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो, कॉन कॉल का मतलब ये होता है कि क्या बोलते हैं, जैसे अब कंपनी के इन्वेस्टर को जवाब देना पड़ता है, ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट को और कंपनी के इन्वेस्टर के बीच में मीटिंग होता है, ठीक है, इधर इन्वेस्टर लोग हैं और इधर मैनेजमेंट लोग हैं, तो इन दोनों के बीच में मीटिंग होता है, और ये मीटिंग में बहुत सारे मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, सब जगह के रिसर्च एनालिस्ट भी आके देखते हैं, न्यूज वाले भी और रिसर्च एनालिस्ट, मेनली तो रिसर्च एनालिस्ट बैठ के सुनते हैं कॉन कॉल को, क्वेश्चन पूछते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को कि आपका सेल्स का क्या हुआ, क्या प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में, और मैनेजमेंट इनको जवाब देती है कि ये सेल है वो है, तो इनका पूरा मीटिंग चलता है। तो क्या करना है ना, जैसे अभी रिलायंस का देखो, ठीक है, रिलायंस का देखो, रिलायंस इंडस्ट्री, तो इनका भी कॉन कॉल हुआ था, कब हुआ था लास्ट कॉन कॉल इनका, डॉक्यूमेंट्स में जाओ, इनका देखो, अप्रैल 2024 में इनका कॉन कॉल हुआ था, अभी रिसेंटली अप्रैल में इनका कॉन कॉल हुआ था, जिसमें रिसर्च एनालिस्ट वगैरह ने मैनेजमेंट को पूछा होगा कि आपका काम कैसा चल रहा है, आपका कंपनी का सेल्स कैसा चल रहा है, ग्रोथ कैसा चल रहा है, आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। इतना भाई पढ़ने का 300-400 पेजेस का अपने पास टाइम नहीं है। सिंपल यहाँ पर जाओगे स्क्रीनर में, ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करोगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट को करोगे डाउनलोड, ठीक है, मेरी तरह ऐसे डाउनलोड कर लेना, लैपटॉप में करोगे, फोन में करोगे, उसके बाद जाना चैट जीपीटी के पास, ठीक है, चैट जीपीटी के पास जाओ, डॉक्यूमेंट को अपलोड करो, ठीक है, ये जो भी ट्रांसक्रिप्ट हमने डाउनलोड किया था उसको करो अपलोड, ठीक है, चैट जीपीटी को दो,
अपलोड करो, नेट अच्छा होगा तो अपलोड हो जाएगा। हो गया अपलोड। अब एक लिखो कि रीड दिस एंड प्रोवाइड मी द की पॉइंट्स, या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो। चैट जीपीटी अपना टाइम लेगा। भाई देखो चैट जीपीटी लिखने आ गया। पार्टिसिपेंट कौन थे, रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी रिसेंटली अप्रैल के रिजल्ट में क्या आया देखो। इवेंट डिटेल्स, इवेंट डिटेल्स क्या है, चलो छोड़ो। पार्टिसिपेंट कौन कौन थे वो भी दिख रहा है। फाइनेंशियल डिटेल्स देखो, ठीक है। क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर एंड ईयर कितना एबिटा हुआ है। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 7% ज्यादा है। 18% रिटेल रेवेन्यू ऑफ है। एबिटा 20% ऑफ है। और भी देखो ये पता चल गया। माइलस्टोन अचीव, क्या क्या उखाड़ा कंपनी ने 2023 से 24 के बीच में। 1,75,000 करोड़ का एबिटा कर दिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख करोड़ का कर दिया, है ना। यहाँ पर 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप सरपास कर दिया। एक बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी का भी देखोगे तो ऐसे ही दिखा देगा। बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा था कंपनी का, क्या क्या था, ऑपरेशनल हाईलाइट क्या था, क्या क्या था, ठीक है। स्ट्रेटेजिक फोकस, अभी कंपनी आने वाले टाइम पे क्या फोकस कर रही है, लाइट फ्यूल क्रैकिंग के ऊपर, डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर, ये इस चीज पे फोकस कर रही है। अभी 5G सब्सक्रिप्शन बेस चाइना के बाहर बढ़ाने का सोच रहा है रिलायंस। और यहाँ पर फ्यूचर आउटलुक में देखो कंपनी क्या करेगा, कंपनी क्या करने वाला है फ्यूचर आउटलुक में। भाई ये 300-400 पेज का डॉक्यूमेंट चैट जीपीटी ने तुम्हारे लिए 5 मिनट में 15 लाइन में करके दे दिया। ये जो रिसर्च एनालिस्ट 3 महीना 4 महीना लगे के कॉन कॉल देख के सारा कुछ करके की कंक्लूजन निकालते हैं, ये भाई तुमने 2 मिनट में कर दिया। रिसर्च एनालिस्ट से फास्ट। और तुम्हारा जो काम था वो हो गया। अभी जैसे कोई भी एक कंपनी मान के चलो, जेंटेक ही मान के चलो। जेंटेक ने लास्ट वीक अच्छा रिटर्न दिया ना, तो अभी तक जेंटेक ही बैठा हुआ है मेरे मन में, ठीक है। बस एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है। जेंटेक आ गया, कोई भी कंपनी ले सकते हो जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करना हो। उसका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो ना, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड करो, ठीक है। 2023 का फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड करो। अभी उसके बाद देखो यहाँ पर इन लोगों का मई 2024, अभी 2 महीने पहले इनका वो हुआ था, कॉन कॉल हुआ था, ट्रांसक्रिप्ट। अभी जेंटेक बढ़ा ना, जेंटेक क्यों बढ़ा देखते हैं। जेंटेक बढ़ा बीच में भाई, जो भागा है जेंटेक, कुछ तो रीजन रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने बोल दिया स्टॉक भागो तो भागने लगा। पैटर्न बनो, पैटर्न क्यों बनता है भाई, ग्राफ क्यों बनता है। कुछ कंपनी में हो रहा होता है तभी तो ग्राफ बनता है। ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड कर लिया मैंने जेंटेक का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद अपलोड फॉर कंप्यूटर कर दिया, फ्रॉम कंप्यूटर कर दिया, मैंने चैट जीपीटी को दे दिया थे ऐसे करके। रिसेंट अभी जस्ट डाउनलोड किया मैंने जेंटेक का, मैंने अपलोड कर दिया जेंटेक का कॉन कॉल। कॉन कॉल मतलब समझ में आ ही गया होगा क्या है ना। अभी मैं स्क्रीनर भी दे दूंगा, ठीक है। अपलोड हो गया। अब मैं इसको बोल देता हूँ एनालाइज दिस, एनालाइज दिस, एनालाइज दिस एंड गिव मी द की पॉइंट्स। मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा कॉन कॉल पढ़ूं और मेरे को क्या क्या है मैं ढूंढ के निकालूं। चैट जीपीटी आया है, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है तो भाई यूज करो ना, तभी तो पता चलेगा कि कंपनी। अब देखो ठीक रहा है चैट जीपीटी 10-15 लाइन में। ओपनिंग डिमांड देखो, जेंटेक ने खतरनाक परफॉर्म कर दिया। ओपनिंग डिमांड देखो, ऑर्डर वे कितना जीता है 2000 मार्च 23 के हिसाब 31 के हिसाब से, क्योंकि अप्रैल में कॉन कॉल हुआ था ना। 1400 करोड़ से ऊपर का इनके पास ऑर्डर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो रेवेन्यू टारगेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर का इनका रेवेन्यू का टारगेट है 900 करोड़। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 में 400 करोड़ कम हुआ थोड़ा सा, 430 करोड़ अचीव करना था। लेकिन 400 मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा 400 मतलब ऐसा है कि 450 करोड़ का इनका टारगेट था, लेकिन 430 करोड़ बना पाई कंपनी, है ना। इतना बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा चलता है। प्रॉफिट मार्जिन देखो, एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन कितना है, एबिटा मार्जिन कितना है, ठीक है। वर्किंग साइकिल देखो कैसा चल रहा है, कैसे वर्क कर रहा है वो सब। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया है,
क्या कर रहा है कंपनी, देखो आउटलुक क्या करने वाला है, ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट के लिए कितना ऑर्डर बुक मिला है, कंपनी के पास 2025 में फाइनेंशियल ईयर 25 में क्या ऑर्डर है, कंपनी ड्रोन कंपनी ना, तो ड्रोन जोन बनाती है, तो एंटी ड्रोन कम सिस्टम बना रही है, तो क्या बना रही है, डोमेस्टिक के लिए भी इंटरनेशनल भी बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हाईलाइट में क्या क्या पूछा, उसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो इससे ना भाई क्या पता चलता है कि आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता चलता है कि आप जो स्टॉक में स्विंग करने वाले हो कम से कम सही स्टॉक है या नहीं स्टॉक है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं चैट जीपीटी से फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के बिजनेस को खंगालना। ये रेशियो वो रेशियो में घुस के रह जाओगे ना भाई, तो कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। अगर मैं आपको उठा के पूछ दूं कि पीई रेशियो क्या होता है, आपको पता है कि इस कंपनी का पीई रेशियो 20 है, दूसरे कंपनी का पीई रेशियो, सेक्टर का पीई रेशियो 30 है, 30 से तो कम 20 है, स्टॉक अच्छा है। क्या है पी रेशियो, कुछ नहीं पता। पी बाई रेशियो क्या है, पी बाई बी रेशियो क्या है, भाई अपने को ये सब में नहीं करना है। भाई अपने को देखना है कंपनी धंधा अच्छा कर रहा है, कंपनी ग्रोथ अच्छा कर रहा है। अगर कंपनी धंधा अच्छा कर रहा है, कंपनी ग्रोथ अच्छा कर रहा है, तो कल के दिन कंपनी मेरे को पैसे बना के देगा, तभी मैं कंपनी में घुसूंगा। अगर देख रहा हूँ कंपनी का ग्रोथ भी कम हो रहा है, कंपनी का सेल्स भी कम हो रहा है, तो मैं वैसे डूबती हुए उड़ता हुआ तीर लूंगा क्यों, डूबती हुई उसमें मैं क्यों अपना पैसा लगाऊंगा, डूबती हुए नाव में। मैं तो उड़ते हुए परिंदे पे अपना पैसा लगाऊंगा ना, डूबती हुए नाव पे थोड़े ना लगाऊंगा। ठीक है, ऐसे करते हैं चैट जीपीटी से फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सबसे पहले देखो यार दोस्तों, आज हमने सबसे पहले सीखा कि वीसीपी क्या होता है। ऐसा गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये हुआ आपका वीसीपी पैटर्न। वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, साथ ब साथ नंबर ऑफ सेलर्स बायर्स कम हो रहे हैं, वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। स्टॉक पहले पैटर्न बना रहे कि नहीं बना रहे, देखो अगर स्टॉक डायरेक्ट भागने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो आपका सिंगल लेग वीसीपी बन गया, डायरेक्ट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में अपने को पोजीशन बनाना है, ब्रेकआउट के बाद रिटेलर की तरह पोजीशन नहीं बनाना है, अपने को रिटेलर से पहले पोजीशन बनाना है। जेनटेक वेंटेक अभी न्यूज में आएगा कि जेनटेक ने ब्रेकआउट जीत दिया, वीडियो में आएगा कि जेनटेक में ये ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट आ गया, अभी ले सकते हैं। भाई देखो अपन ने जो कैप्चर करना था अपन ने कर लिया। तो पहला जाओगे, लिख लो, ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो, लिख लो जल्दी। 2 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी पेन निकाल लो। 1 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी पेन निकाल लो, लिख लो। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या करोगे, लिख लो। ठीक है, लिख लो। देखो भाई सिंगल लेग वीसीपी बेटर है। देखो सिंगल लेग वीसीपी है या वीसीपी नॉर्मल वीसीपी है, देखो भाई अपने को ढूंढना है कंसोलिडेशन पॉइंट, जहां पर स्टॉक ऐसे टाइट कंसोलिडेशन दे रहा है ना, वहां पर ढूंढना है। क्योंकि या तो स्टॉक ऐसे भागेगा या तो रिजेक्ट होकर नीचे भागेगा। नीचे क्या है, नीचे अपने 5% कैसे लगा हुआ है, 5% कैसे लौट हो गया तो निकलो ना भाई, नीचे तक क्यों रुकना। 5% कैसे लगा तो निकलो, ऊपर गया तो 10 से 15% कैप्चर करो, निकलो। 1:2 खेलो पहले पहले, 5% तुम्हारा एसएल, 10% तुम्हारा टारगेट, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अब मैं बता रहा हूँ, एक एक करके लिखो। नंबर 1, डेली आफ्टर मार्केट क्लोजेस, आफ्टर 3:30 मार्केट बंद हुआ, कहाँ जाओगे, स्क्रीनर में जाओगे। स्क्रीनर का लिंक मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप में डाल दूंगा। तुमको स्टॉक मैनुअली नहीं ढूंढना है, स्क्रीनर बना रखा है, स्क्रीनर खुद से ढूंढ के स्टॉक दे देगा। ठीक है, मैनुअल वाला काम बचा दिया तुम्हारा। दूसरा स्टेप 2, क्या करोगे, स्क्रीनर में जाके फाइंड योर पैटर्न, कौन है। और पैटर्न बनाते टाइम ये नोटिस कर लेना कि स्क्रीनर में कौन कौन से स्टॉक, सेक्टर कौन कौन से ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि अगर एक ही सेक्टर के ज्यादा स्टॉक दिखने लगे ना तुमको, तो देखो पैटर्न देखने से पहले दूसरा नंबर पे, ये तीसरा पे आएगा, दूसरा पे ये करोगे कि 0 से लेकर 3% के बीच में जो स्टॉक है, अंडर 3%, ओवर 0%, इससे ऊपर का स्टॉक देखना नहीं, इससे नीचे का देखना नहीं। 0 से 3, देखो 0 के आसपास तुमको डोजी वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। मैं भी हमेशा 0 से 1 2 के बीच में देखता हूँ वैसे, लेकिन 0 से लेकर 3 के बीच में तुम देख सकते हो। 3 स्टेप हो गया। ठीक है, पहला तुमने स्क्रीनर खोला, दूसरा स्क्रीनर में 0 से 3% वाले स्टॉक्स देखे। अब 0 से 3% वाले स्टॉक शायद तुमको 40 स्टॉक्स मिल रहे दिन के,
300 स्टॉक्स में से 0 से 3% वाले तुम्हारे पास शायद आउट ऑफ 300 स्टॉक्स तुम्हारे पास 40 स्टॉक आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनर में से पहले ट्रेडिंग व्यू में शिफ्ट करोगे। अगर ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लोगे एक्सेल में एक्सपोर्ट करके। ठीक है, तीसरा देखो मैंने तो प्रीमियम ले रखा, मैं डायरेक्ट करता हूँ इसलिए मैं थोड़ा फास्ट स्टॉक ढूंढ पाता हूँ। तीसरा तीसरा क्या करोगे, अब ये मान के चलो तुम्हारे 40 स्टॉक आया है 0 से 3% में, उसमें से तुम ढूंढोगे पैटर्न, कौन सा स्टॉक तुम्हारा वीसीपी या सिंगल लेग वीसीपी पैटर्न बना रहा है। ठीक है, पैटर्न ढूंढोगे, पैटर्न में से शायद मान के चलो तुमको वो 40 में से भी 20 स्टॉक पैटर्न बना के दे रहा है, 20 स्टॉक शायद तुम्हारा पैटर्न बना के दे रहा है, ये 40 में से बाकी के 20 स्टॉक गए बाढ़ में। तीसरा, अब ये जो 20 स्टॉक तुमने ढूंढ के निकाले हैं जिसमें बेस्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है, डोजी वोजी बन रहा है, अच्छा कंसोलिडेशन है, एकदम टाइट कंसोलिडेशन है, देखो ऐसे, देखो ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्टॉक्स ढूंढना, या तो थोड़े से ऐसे, कुछ स्टॉक ज्यादा ही ऐसे आ गए ना भाई, ऐसे स्टॉक को इग्नोर करना, क्योंकि प्राइस एक्शन है भाई। देखो जो स्टॉक ऊपर भाग रहा है वो ऊपर भागता है, लेकिन जो स्टॉक नीचे आ रहा है इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर सेलिंग हुई है, कंपनी के खुद के बंदे बेचने लगे हैं और स्टॉक नीचे आ रहा है। तो प्लीज ट्राई करना कि ऐसे वाले स्टॉक ज्यादा ढूंढो, या तो ऐसे वाले थोड़ा ऐसे होता है ना, ऐसे वाले स्टॉक ढूंढो, लेकिन प्लीज यार ऐसे वाले स्टॉक अवॉइड करो प्लीज। ठीक है, ये वाला अवॉइड करना, ये वाला कंसिडर कर सकते हो, ऐसा वाला कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा सा रिजेक्ट होने के बाद सीधा भाग रहा है, 9 EMA और 20 EMA का सपोर्ट लेते हैं वैसे, 9 EMA और 20 EMA, 9 EMA और 20 EMA के नीचे वाला स्टॉक ले लिया ना तो फिर मेरे को दिखाओगे तो मैं फोन में घुस के मुक्का मारूंगा। ठीक है, एकदम 9 EMA और 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि ये 9 EMA 20 EMA हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, एंट्री कहाँ बनेगा, अब चलो अभी कहाँ तक, 40 में से 20 स्टॉक निकाल लिया ना अपन ने। अब ये 20 स्टॉक का कहाँ जाओगे, मार्केट स्मिथ में जाओगे, मार्केट स्मिथ वाला वेबसाइट में जाओगे, मार्केट स्मिथ डॉट क्या था ना वो, स्टॉक में जाओगे मार्केट स्मिथ में। मार्केट स्मिथ में जाके क्या देखोगे, नंबर 1 देखोगे प्राइस स्ट्रेंथ कैसा है, ये होना चाहिए फेयर या तो गुड, अगर पुअर है तो तभी रिजेक्ट। ठीक है, उसके बाद तुम कंपनी का क्या देखोगे, सेल्स और अर्निंग पर शेयर, क्वार्टरली भी देखोगे, ईयरली भी देखोगे। ठीक है, सेल्स देख लिया, सेल्स के बाद देखोगे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कि इंस्टीट्यूशन बेच बच के निकल तो नहीं रहे, और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग प्लस प्रोमोटर होल्डिंग, मेन होता है प्रोमोटर होल्डिंग। अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ नहीं रहे तो इसका मतलब तुम कुछ कर रहे हो, है ना। कंपनी अगर बेच के निकल रहा है, प्रोमोटर ही कंपनी बेच के निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है कंपनी में गड़बड़, इसीलिए कंपनी से निकल रहा है। तो प्रोमोटर होल्डिंग होना चाहिए, प्रोमोटर होल्डिंग शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। मैं फंडामेंटल देखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम निकलना भूल गए और फंस गए स्टॉक में तो कम से कम है, देखो वैसे तो फंसोगे नहीं, बाई चांस गॉड फॉरबिड इन द वर्स्ट केस सिनारियो तुम फंस गए तो एटलीस्ट तुमको पता होगा सही जगह पे फंसे हो। तो प्रोमोटर होल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल का होल्डिंग कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मालिक बेचने को तैयार नहीं है, इतना अच्छा कंपनी है मालिक बेच ही नहीं रहा, है ना। अगर बुरा कंपनी है तो मालिक बेच बच के निकलेगा ना, ऐसा लेंगे, तो होल्डिंग कांस्टेंट होना चाहिए। फिर एक और प्लस पॉइंट है, अगर कोई मेजर इन्वेस्टर है, मेजर शेयर होल्डर कौन है, अगर प्रेसिडेंट ने ले रखा है, अगर मतलब जो भी मतलब एक तगड़ा इन्वेस्टर ने ले रखा है, तो स्टॉक में कुछ बात है तभी तो उन्होंने ले रखा है। ठीक है, उसके बाद मेजर शेयर होल्डर देख लिया, उसके बाद नीचे जाके फ्लैग्स देखोगे, ग्रीन फ्लैग, कितने ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग में क्या है, स्टॉक में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, स्टॉक में डेब्ट नहीं होना चाहिए, पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए, तो वहां पर ना ग्रीन टिक देखना है, ग्रीन फ्लैग, बंदा भी ग्रीन फ्लैग, स्टॉक भी ग्रीन फ्लैग होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ग्रीन फ्लैग देखोगे, तो इतना सब करोगे तो तुमको एटलीस्ट कंपनी का फंडामेंटल के बारे में पता चल जाएगा कि कंपनी अच्छा है। तो अभी जो 20 स्टॉक ढूंढे थे ना, उसमें से 2 से 3 स्टॉक तुम्हारे पास आ जाएगा हाथ में, जो कि पैटर्न भी अच्छा बना रहा था
और स्ट्रेंथ भी अच्छा है और टेक्निकली भी अच्छा है। अब ये 2 से 3 स्टॉक में तुम एंट्री बनाओगे। सेक्टर रोटेशन को ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्क्रीनर में तुमको सेक्टर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, रिपोर्ट वगैरह तो वो तो बाद में एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, लेकिन स्विंग के लिए स्टॉक ढूंढते टाइम रिपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं चैट जीपीटी से तब करोगे जब तुमको लग रहा है कि एक्स्ट्रा मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस करना है और मेरे को कंपनी के बारे में और थोड़ा पढ़ना है, तो कॉन कॉल्स वगैरह डाउनलोड करोगे, एनुअल रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करोगे, है ना। ये इन्वेस्टर के लिए ज्यादा काम है। तुमने मान के चलो तुमने आरबीआईएल में लेके रखा है, पैसा डाल के रखा है, 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 जितना भी डाल के रखा है, तो भाई कंपनी कैसा कर रहा है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट है या नहीं, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, वो तुम थोड़ा देखोगे। लाइक पिछले कॉन कॉल में तुम्हारा कंपनी है ना भाई, तुमने इन्वेस्ट कर रखा है, तुम भी तो कंपनी के मालिक हो, तो तुमको पता होना चाहिए ना पिछले कॉन कॉल में क्या डिस्कस हुआ था, कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया था। ये जानने का हक तुम्हारा भी है, तुम्हारे पैसे लगे हुए हैं कंपनी में, है ना। तो तुमको ये दूसरा चीज में, ये स्विंग के लिए नहीं है, ये तुम जब मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करोगे एज ए इन्वेस्टर तो तुमको करना है, क्योंकि कंपनी में अगर मैंने पैसे लगाए तो मुझे हक है, मुझे जानना है मेरे को कि कंपनी में क्या हो रहा है। ठीक है, अब स्टॉक तुमने ढूंढ लिया, डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करोगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करोगे। अब स्टॉक तुमने ढूंढ लिया, एंट्री कहाँ लोगे, एंट्री नियर 9 AM है, हमेशा ट्राई करना 9 AM के आसपास एंट्री हो। टारगेट रहेगा पहला पहला जब प्रैक्टिस करोगे ना 10% और एसएल रहेगा 5%, खेलोगे 1:2। ठीक है, 1:2। अब एसएल ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बहुत तो पूछते भी रहते हो कि भाई मेरे को बेच के निकलना है या नहीं निकलना है। और यहाँ पर एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। ये जो स्टॉक है ना, इसका मैं ड्राइंग वाइंग हटा रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्टॉक है ना, देखो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि स्टॉक जो है ऐसे भाग रहा है, सपोर्ट ले लेके भाग रहा है। अगर एक टेनिस बॉल को जमीन पे मारोगे ना तो वो बाउंस करेगा, फिर से गिरेगा, फिर से बाउंस करेगा। ऐसे मारोगे टेनिस बॉल को जमीन पे तो कैसे जाएगा, पटकोगे तो ऐसे जमीन 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 ऐसे करके जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है ना, ये टेनिस बॉल इफेक्ट है, टेनिस बॉल इफेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने देखा इरेडा नहीं, हाँ इरेडा ही नहीं, ऐसा कुछ मान के चलो, यहाँ पर वीसीपी बन रहा था, पहला लेग, दूसरा लेग इलेक्शन ने थोड़ा बिगाड़ दिया, तीसरा लेग कंसोलिडेशन में एंट्री बना लिया 9 AM के आसपास, बूम स्टॉक फट गया। अब मैंने यहाँ स्टॉक तो ले लिया, स्टॉक तो यहाँ ले लिया, अब मैं यहाँ पर कितना देर तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे 9 AM भी ऊपर जा रहा है, 20 AM भी ऊपर जा रहा है, तो हमारा स्टॉक जो है ऐसे यहाँ पर एंट्री लिया सपोज मान के चलो। ठीक है, स्टॉक ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऐसे क्या, फिर करेक्शन आया, करेक्शन आया, स्टॉक 9 AM के आसपास आएगा, 9 AM के आसपास आएगा, फिर सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर भागेगा, या थोड़ा नीचे 9 AM को ब्रेक कर दिया, 20 AM पे आ गया, ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पर ऊपर जाओगे, ठीक है, स्टॉक अब मान के चलो तुम्हारे एंट्री पॉइंट से ऊपर आ गया है। ठीक है, एंट्री पॉइंट ऐसे 9 AM 20 AM चल रहा है, स्टॉक भी ऊपर भागा है। जिस दिन तुम्हारा स्टॉक 9 AM को तोड़ देगा डेली क्लोजिंग पे, ठीक है, डेली क्लोजिंग पे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं चलते चलते नहीं बोल रहा हूँ, डेली क्लोजिंग पे जिस दिन तुम्हारा स्टॉक 20 AM के नीचे क्लोज हो गया, एग्जिट पॉइंट मार दो। अगर तुमने होल्ड करके रखा है ना, 20 AM के नीचे जैसे आता है स्टॉक एग्जिट मार दो, क्योंकि वहां से स्टॉक रिवर्स हो सकता है। तो मैंने तुमको यहाँ पर क्या बताया, तुमको यहाँ पर मैंने सिंपल एसएल ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, यानी कि तुम्हारा स्टॉक तुमने एंट्री लिया यहाँ पर 9 AM का सपोर्ट पे एंट्री लिया, भाग रहा है, 20 AM भी ऐसे चल रहा है, आज तो यहीं तक का 9 AM दिखाएगा, कल को 9 AM भी साथ साथ भाग रहा है, 20 AM भी भाग रहा है, तुम्हारा स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेके भाग रहा है, सपोर्ट लेके भाग रहा है, सपोर्ट किसी दिन यहाँ पर 20 AM पे आया, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, क्योंकि जहां पर तुमने बाय किया था वहां से ऊपर ही होगा प्राइस। ठीक है, फिर 20 AM का सपोर्ट लेके भागा 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 भागा, चल रहा है चल रहा है, किसी दिन जाके जिस दिन 20 AM को ब्रेक कर दिया ना, क्लोजिंग 20 AM के नीचे दे दिया, तब तुम स्टॉक में एग्जिट मार देना, वहां तुम्हारा स्टॉक के साथ तुम्हारा सफर खत्म।
तो ऐसे 20 EMA और 9 EMA को यूज करके ना अपन अपने SL को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तुमने क्या बता दिया, एंट्री बना लिया और अपना वो बना लिया 1:2। 1:2 रेशियो क्या होता है? 1:2 मतलब देखो, तुम्हारा SL है 5% का, टारगेट है 10% का, तो 5 2 10, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 1:2 रेशियो 1:2। ठीक है, यानी कि अगर तुम एक भाग लॉस हो रहा है तो 2 भाग प्रॉफिट। ठीक है, तो 1:2 रेशियो होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो नए लोग बिल्कुल ध्यान नहीं आते भाई, पोजीशन साइजिंग। भाई पोजीशन साइजिंग, भाई प्लीज पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दो। मैं हमेशा कहता हूँ ना, पोजीशन साइजिंग पोजीशन साइजिंग पोजीशन साइजिंग। अब भाई जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? अभी बार बार मेरे को मैसेज मत करो, समझाने दो। पोजीशन साइजिंग क्या होता है? तुम्हारे पास मान के चलो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। इसको तुम मान के चलो कि मैंने सोचा भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को महीने में ज्यादा स्टॉक नहीं करना, 200 300 स्टॉक नहीं पकड़ सकता, मैं भी इंसान हूँ। मैं महीने में 4 स्टॉक में ट्रेड करूंगा, इसको मैं 4 भाग में कर देता हूँ। तो क्या हुआ, 25,000 एक स्टॉक में जाएगा। एक स्टॉक में मेरा लिमिट है, मैं एक स्टॉक में 25,000 से ज्यादा नहीं डाल सकता, मैक्सिमम 25,000 ही डाल सकता हूँ एक स्टॉक में। और मैं महीने के कितना स्टॉक ले सकता हूँ? मैं 4 स्टॉक ले सकता हूँ। 25 4 1 लाख, 25 × 4 1 लाख। तो अब मैंने इसको 4 भाग में डिवाइड कर लिया। तो अगर मैं एक स्टॉक ले रहा, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी, ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक डी। अगर ये 100 रुपए का स्टॉक है ना, तो मैं कितने स्टॉक लूंगा? अगर ये एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए और स्टॉक का नाम है ए, तो अब मैं ए के स्टॉक कितना लूंगा? 25,000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर अगर दूसरा स्टॉक है 223 रुपए का, तो ये होगा तुम्हारा 25,000 डिवाइडेड बाई 223। यहाँ पर अगर तुम्हारा दूसरा स्टॉक 1,000 1200 रुपए का है, तो ये तीसरा स्टॉक होगा 25,000 डिवाइडेड बाई 1200। तो इतने नंबर ऑफ स्टॉक यहाँ पर, जैसे 250 स्टॉक, 250 से बनता है ना, 0 0 कटेगा, हाँ 250 स्टॉक। ठीक है, पोजीशन साइजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? मान के चलो तुमने ए स्टॉक में टोटल लगाए है 25,000, 1 लाख कैपिटल है सपोज मान के चलो, और तुम 4 स्टॉक लेना चाहते हो। बी स्टॉक में भी लगाए तुमने 25,000, सी स्टॉक में भी लगाए तुमने 25,000। तो कल को जाके अगर ये तुम्हारा 10% रिटर्न देता है ना, और यहाँ मान के चलो लगभग तुमको 4% रिटर्न मिला, और यहाँ पर अगर तुम्हारा 10% लॉस होता है, तो फिर भी तुम ओवरऑल जो है 4% प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि यहाँ पर तुमको कितने का 10% लॉस हुआ, वैसे तो 10% नहीं होगा, 5% पे अपना एसएल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 5% मान के चलो, तो यहाँ प्रॉफिट भी 5% हुआ, लॉस भी 5% हुआ, लेकिन तीसरे स्टॉक में तुमको 4% का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल तुम्हारा एटलीस्ट 4% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मान के चलो तुम 2 स्टॉक ले रहे हो, स्टॉक ए, स्टॉक बी, तुम इसमें ले रहे हो 25,000 का, ठीक है, और इसमें तुम डाल रहे हो 40,000 का। इसमें तुम्हारा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ 5% का, इसमें तुम्हारा लॉस हुआ 5% का। तो देखो यहाँ पर 5% का लॉस हुआ, यहाँ पर भी 5% का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ। ब्रेक इवन होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमको 25,000 के ऊपर 5% का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर तुमको 40,000 के ऊपर लॉस, 5% का लॉस हुआ। तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा लॉस बनेगा, तुम्हारे पीएनएल में लॉस बनेगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने पोजीशन साइजिंग पे ध्यान नहीं दिया। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि तुम अपने कैपिटल को हिस्सा कर रहे हो, कैपिटल को पोजीशन, एक पोजीशन, 2 पोजीशन बना रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग तुम स्टॉक ले रहे हो, ताकि ओवरऑल एक में प्रॉफिट, दूसरे में लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट हो ना, तो तुम्हारा कैंसल आउट हो जाए, और एटलीस्ट जिसमें प्रॉफिट हुआ है वो तुम्हारे पास रहे। लेकिन तुम रैंडम एक स्टॉक में 1 लाख लगा दिया, दूसरे स्टॉक में 1,000 रुपए लगा दिया, 10,000 रुपए लगा दिया, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ। अरे नहीं भाई, मेरा तो एक स्टॉक में लॉस हुआ, दूसरे में तो प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल देखो ना, 1 लाख का जब तुम्हारा 5% लॉस हो रहा है, तो और यहाँ पर 10,000 के ऊपर 5% प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज के हिसाब से तुम्हारा 5% 5% हुआ, लेकिन रुपए के हिसाब से देखो ना भाई,
लेकिन अगर तुम पोजीशन साइजिंग बराबर करोगे ना, तब जाके देखना कि तुम्हारा प्रॉफिट भी बराबर हुआ, लॉस भी बराबर है, कम से कम तुम्हारा कैपिटल नहीं गया। लेकिन अगर तुम रैंडमली किसी भी स्टॉक में कुछ भी अमाउंट लगा दोगे तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि मान के चलो 1 लाख रुपए लगा दिया किसी स्टॉक पे और वहां पर लॉस हो गया तो वो तुम्हारे 10,000 का प्रॉफिट से कहीं गुना बढ़ा है। तो यही होता है तुम्हारा पोजीशन साइजिंग। बाकी अपने ग्रुप में जाके पोजीशन साइजिंग देखोगे कि अगर हमारे फ्री ग्रुप में जाके सर्च करोगे ना पोजीशन साइजिंग, तो वहां पर मैंने लिख के सारा एक्सप्लेन कर रखा है, एग्जांपल देके कि ए स्टॉक ऐसे होता है, बी स्टॉक ऐसे होता है। फ्री ग्रुप में जाके बस पोजीशन साइजिंग लिख के सर्च करो तो तुमको मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या सीखा? पहले हमने वीसीपी के बारे में सीखा, हमने सिंगल लेग वीसीपी के बारे में सीखा, यानी कि डायरेक्ट कंसोलिडेशन, रॉकेट बेस भी कहो, कुछ भी कहो। ठीक है, ये सीखा हमने। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, क्या कैसे होता है। फिर तुमको स्टॉक ढूंढने के लिए क्या रहेगा, तुम्हारे पास स्क्रीनर रहेगा। स्क्रीनर में जाओगे 3:30 के बाद, मार्केट बंद होता है। मार्केट बंद हुआ, आराम से खाना वाना खाओ, रेस्ट करो, फिर उसके बाद स्क्रीनर के पास जाके बैठो, देखो 0 से 3% स्टॉक आज कौन कौन सा भागे हैं। यहाँ पर ऐसे स्क्रीनर कहाँ गया स्क्रीनर, यहाँ पर स्क्रीनर में जाओगे ना तो यहाँ पर ऐसे अगर अलाइन कर दो, एक सेकंड थोड़ा स्लो चल रहा है, देखो लोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है मेरा। तो देखो यहाँ पर 6%, इसको अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ जाओ 2-3 नंबर पेज में। अब ये जो देख रहे हो ना चेंज, ये जो चेंज इन परसेंटेज, यानी कि आज स्टॉक कितना बढ़ा कितना घटा, ये सब देखोगे ना, तो ये तुमको देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट तुम्हारा क्या बोलते हैं 0 से 3% के बीच में हो। ठीक है, 0 से 3% के बीच में हो। ठीक है, पहला देख लिया, चार्ट में जाके 3:30 के बाद जाके देख लिया। उसके बाद जाके क्या करोगे, बेस्ट पिक करोगे, मतलब जो जो तुम्हारा 0 से 3% के बीच में है, कौन से वाले में पैटर्न बन रहा है। तुमको जो पैटर्न चाहिए, कंसोलिडेशन जो पकड़ना है, कौन से स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है, ऐसे भागने के बाद कौन से स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है एक रेंज में। 9 EMA और 20 EMA के ऊपर कौन सा कंसोलिडेशन बैठ रहा है, मेनली 9 EMA के ऊपर कौन सा कंसोलिडेशन बैठ रहा है, वो ढूंढोगे। फिर वो सारे कंपनी सारे ढूंढ लोगे। उसके बाद मार्केट स्मिथ में जाओगे। मार्केट स्मिथ में जाने के बाद उसका फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या करना है बोल दिया मैंने ऑलरेडी। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद नंबर ऑफ स्टॉक्स तुम्हारे पास कम हो जाएंगे और वहां पर तुम एंट्री बनाओगे। एंट्री कहाँ बनाओगे, एंट्री बनाओगे 9 EMA के आसपास। अगर डोजी बन रहा है, डोजी में भी अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है तो बेस्ट है। डोजी बनाओगे, डोजी जहां पर ज्यादा बन रहा है उसका मतलब होता है की लेवल। फिर तुमने अगर सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि डोजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, डोजी का मतलब जो जहां पर आज ओपन हुआ तो वहीं पर स्टॉक वापस क्लोज हो गया। सुबह जहां खुला था 9:15 को, 3:30 होते हैं तो वहीं पर क्लोज हुआ, उसी रेंज में, उसी जगह पे, सेम प्राइस पे। ठीक है, डोजी देखोगे 9 EMA के आसपास, लगाओगे 5% SL। ठीक है, फिर उसके बाद 10% का फर्स्ट टारगेट रखोगे, एटलीस्ट 1:2 का। ठीक है, पोजीशन साइजिंग के साथ एंट्री करोगे 1:2 का टारगेट लेके। अगर SL ट्रेल करना है तो मैंने तुमको टेनिस बॉल इफेक्ट समझा दिया है। स्टॉक जैसे जैसे 9 EMA का सपोर्ट लेके भाग रहा है, भागने दो। जिस दिन 20 EMA को तोड़ देगा, 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे देगा, बेच के निकल जाओ। यहाँ खरीदे थे, ऊपर भाग गया, 20 EMA के नीचे आ गया, बेच के निकल जाओ। ऊपर तक अच्छा मूव मिल जाएगा तुमको, यहाँ जैसे क्लोजिंग देगा ना, निकल जाओ 20 EMA। जब तक 20 EMA का तोड़ के नहीं, टेनिस बॉल की तरह ऐसे 20 EMA या 9 EMA के ऊपर ऐसे बाउंस कर करके भाग रहा है, भागने दो। इसको कहते हैं एसएल ट्रेलिंग, एडवांस एसएल ट्रेलिंग यूजिंग 20 EMA या 9 EMA। बाकी ये सब छोड़ के एक एक्स्ट्रा चीज हमने सीखा कि कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। जो रिसर्च एनालिस्ट वगैरह, प्रोफेशनल रिसर्च एनालिस्ट वगैरह 1-2 महीना लगा के कॉन कॉल पढ़ के, 1-2 महीना लगा के एनुअल रिपोर्ट पढ़ के एनालाइज करते हैं, वो तुम चैट जीपीटी को पढ़ने दो। चैट जीपीटी तुमको पढ़ के क्रीम क्रीम निकाल के दे देगा। 10-15 लाइन को अच्छे से पढ़ो तो उस कंपनी के बारे में आइडिया रहेगा। इन्वेस्टमेंट भी करो, स्विम भी करो, कुछ भी करो, तुम जो कंपनी के पैसा लगा रहे हो,
एटलीस्ट तुमको ये तो पता चलेगा कि कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी के पास कितना पैसा आया है, कंपनी ने क्या उखाड़ा है लास्ट क्वार्टर में, क्या किया है लास्ट ईयर, क्या किया है, आने वाले दिनों में कंपनी क्या करना चाहती है, इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी कितना है। ऐसा करोगे तभी तो तुमको थोड़ा टेंशन फ्री रहेगा ना कि भाई मैंने जिस कंपनी में पैसा लगा रखा है, कंपनी अच्छा कर रहा है तो कल को मेरे को अच्छा रिटर्न देगा, कंपनी कम से कम मेरे पैसे डूबेगा तो नहीं। ये जो एनालाइज करने में तुमको बाकी इन्फ्लुएंसर पढ़ाते थे कि ये पी रेशियो देखो वो देखो, भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारा स्टॉक में धंधा अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा स्टॉक ग्रो हो रहा होना चाहिए। ये सब चीजें तुमको चैट जीपीटी भी बता देगा, मार्केट स्मिथ से भी देख लोगे, तुम्हारा एक वेरिफिकेशन दूसरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो तुम इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक देख सकते हो। बार बार पूछने नहीं पड़ेगा कि भैया ये स्टॉक देख के बता दो कैसा है, भैया इसका पी रेशियो, भैया उसका पीबी रेशियो, कुछ नहीं। सिंपल इंसान की तरह समझो, अपने आप को रिसर्च एनालिस्ट मत समझो, अपने आप को एक सिंपल से ट्रेडर समझो या तो इन्वेस्टर समझो, और सिंपल से तरीके से समझो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करने का स्कोप दे रहा है, तो कंपनी तुमको अच्छे रिटर्न बना के देगा। तो ये होता है तुम्हारा सिंपल भाषा में कहे तो फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस भी करोगे, उसके बाद दूसरा जगह फंडामेंटल एनालिसिस। अब तुमने देखा कि तुम्हारा पैटर्न भी बन रहा है, कंपनी भी तगड़ा है भाई, पैसे डूबेंगे नहीं, क्योंकि इतना अच्छा कंपनी मेरा पैसा डूबने का चांस ही नहीं है, एकदम टेंशन फ्री। आरबीआईएनएल में पैसे लगे, मान के चलो आरबीआईएनएल ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया होता तो टेंशन थोड़ी ना होता, भाई इतना अच्छा कंपनी है, आज नहीं तो 2-3 महीने बाद तो मेरा पैसा बना के दे गई। और देखो कहाँ से शुरू हुआ था आरबीआईएनएल, कहाँ पहुंच गया। तुमको मैंने मैचडॉक 2000 के आसपास खरीदने के लिए बोला था, सेटअप बन रहा था, जिसने खरीदा बेच दिया होगा। अभी देखो 2000 से 5000 पहुंच गया मैचडॉक। तुमको एक्सिकॉम कहाँ दिया था, कहाँ पकड़ के दिया था एक्सिकॉम, एक्सिकॉम 100-200% का रिटर्न देके निकल गया। तो ऐसे पकड़ते हैं स्टॉक, ऐसे करते हैं ट्रेडिंग। टेक्निकल भी यूज करो, टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी यूज करो और स्टॉक को पकड़ो। आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज यार एसएल पे ध्यान देना, तुम्हारा टारगेट पे ध्यान देना, ट्रेलिंग कर रहे हो तो ईएमए के ऊपर ध्यान देना, और सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान देना। तो आशा करता हूँ अभी 1 घंटे 2 घंटे का जितना भी क्लास हुआ मुझे पता नहीं, मैंने टाइम देखा नहीं कितना टाइम लग गया, लेकिन आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा।